हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हरी कंपटीशन एकेडमी में। आज का ये वीडियो लेक्चर मैथ्स एंड रीजनिंग एसआई मेंस एप्टीट्यूड पेपर 3 पर बेस्ड है। और ये जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये एक मॉडल आंसर के रूप में होगा और साथ ही इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को विदित है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यदि आप देखेंगे तो रीजनिंग पर बेस्ड रहा। ठीक है, जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको दिया गया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टाइप्स थे, क्वेश्चंस थे, वो मिले नहीं। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन रहा, आइए एक बार उनका जो सॉल्यूशन है किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, वो आगे के एग्जाम को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए एक बार देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये भिन्न खोजिए, अर्थात कि आप यहां पे देखेंगे तो आपको जो विकल्प दिए गए हैं उन चारों विकल्पों में कौन सा अलग होगा, ये उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख पाएंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान रहा। ठीक है, बहुत ही कम समय पे इसको बनाया भी जा सकता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 8 तिया 24, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई, या फिर यूं कहें कि 24 को 3 से डिवाइड करने पर 8 मिलेगा। वैसे देखो 12 तिया 36, ठीक है, वैसे आप देखेंगे तो 18, तो ये आपको मिल नहीं रहा है। ठीक, और सिमिलर 17 तिया 51, तो आंसर जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा विकल्प सी। यहां पे क्लियर रखिएगा, बाकी सभी फॉर्मेट जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो 8 क्रॉस 3 आपको 24 मिल गया। ठीक है, 12 क्रॉस 3 आपको 36 मिल गया, और 17 क्रॉस 3 आपको 51 मिल गया। तो ये मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन रहा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, ये सभी से बना भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो वैकल्पिक शब्दों से वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान देना योग्य क्वेश्चन है, नहीं की बात किया हुआ है। तो जैसे आपको गार्बेज दिया हुआ है, ठीक है, तो गार्बेज से आप देखेंगे क्या क्या बन सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे ये भी बन जाएगा। लेकिन वहीं यदि हम लोग थर्ड की बात करें, तो यहां पे थर्ड में आप देख सकते हैं कि जो अल्फाबेट ए है, ठीक, ये हम लोग को 2 टाइम्स रिपीटेशन मिल रहा है, जबकि गार्बेज में क्लियर रखिएगा आपको एक ही बार ई देखने को मिलता है। इसलिए आपका इसका भी आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, तो देखिए आगे की ओर जो क्वेश्चन आपको और कैसे मिलेंगे, तो यहां पे ये क्वेश्चन है, लॉज को बस स्टैंड कहा जाता है। कोडिंग और डिकोडिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा गया, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने क्लास में भी आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हैं, पहले हमेशा आप लास्ट के लाइन को पढ़िए। देखिए इसमें लिखा चलचित्र, ठीक है, मतलब जो यहां पे लिखा मोशन पिक्चर्स, या फिर इसी को हम लोग शॉर्ट शब्दों में बोलते हैं सिनेमा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए कि चलचित्र का प्रदर्शन कहां होता है। तो चित्र का प्रदर्शन जो होता है थिएटर में होता है, सिनेमा हॉल में होता है। अब देखिए थिएटर तो हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक, क्योंकि थिएटर को भी अब कोडिंग में क्या बोला गया है वो ध्यान देना है। तो थिएटर को देखो कोडिंग में क्या बोला गया, शॉपिंग मॉल। आप यहां पे आंसर ले सकते हैं शॉपिंग मॉल। ठीक, क्लियर रखिएगा, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, कुछ मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे नाटक देख रहे हैं। तो नाटक का मंचन हो रहा है और वहां पे कुछ मित्र जो हैं वो एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो सीधी पंक्ति अर्थात कि एक लीनियर क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। ठीक, इस तरफ को आप हमेशा दाएं लेंगे और इस तरफ को बाएं लेंगे, क्योंकि अभी जो डायरेक्शन है वो आपको बताया नहीं गया है, इसीलिए हमेशा हमारा जो दायां होगा वो दायां और हमारा जो बायां होगा वो बायां। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बोला गया, पंकज बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो उसी में देखो एक पंकज है, और पंकज के स्थान यदि हम लोग देखें तो बाएं छोर से, लेफ्ट साइड से वो 9th पोजीशन पर है। ठीक है, ये किसका दे दिया गया, पंकज का। अब उसके बाद आपको बोला गया कि हरीश दाएं छोर से 16वीं सीट पर बैठा है। देखो हरीश के बारे में भी हम लोग को बता दिया गया, चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये हरीश होगा। ठीक है, और हरीश दाएं छोर से बोला गया है 16वें सीट पर बैठा है। ये सपोज कौन होगा, तो हरीश होगा। ठीक है, वहीं यदि क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो आगे लिखा हुआ है गणेश जो पंकज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए एक और बच्चा है वहां पे, ठीक है, जिसको हम लोग को बोला गया गणेश। तो गणेश जो है वो पंकज से दाएं को दूसरा, तो पंकज से दाएं को पहला स्थान होगा एक, और उसके बाद दूसरा स्थान होगा। तो यहां पे बैठा हुआ है कौन, तो आप लिख सकते हो गणेश। और इसी गणेश के लिए देखो फिर से स्थान बता दिया गया, जो दाएं से, ठीक है, दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। तो यदि हम लोग गणेश की बात करें तो ये दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 11वें, और इसी के साथ आप बाएं छोर से उसका स्थान बता सकते हैं। तो बाएं छोर से 9वां हो गया, ये 10वां और ये 11वां, तो बाएं छोर से भी उसका जो स्थान है वो 11वां है।
तो यदि हम लोग कुल बच्चों की संख्या या पंक्ति में कुल कितनी सीट है इसको देखें तो क्लियर रखिएगा, पंक्ति में कुल कितने सीट हैं तो देखिए 11 और 11 क्या हो गया 22। मतलब यदि हम लोग गणेश के स्थान की बात करते हैं तो गणेश बाएं छोर से भी 11वां और दाएं छोर से भी 11वां, ठीक। लेकिन दोनों छोर से यदि हम लोग काउंट करें तो गणेश 2 बार काउंट हो जाता है, इसीलिए यहां पे -1 का कॉन्सेप्ट आता है। देखिएगा रैंकिंग के हर एक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट बताया जाता है, क्योंकि एक बच्चे को आप दोनों सिरों से यदि काउंट करते हो तो एक ही बच्चे को 2 बार आप काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए एक को माइनस करते हैं। तो 22 में 1 घटा, आप लिख सकते हैं 21। इसका आंसर होगा विकल्प ए, ठीक है। आगे की ओर क्वेश्चन जैसे देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन रहा, ठीक। तो ये भी एक पजल बेस्ड क्वेश्चन था, इसको हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे, तब भी मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बोला था कि आप इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको क्या क्या दिया गया, पहले आप उन चीजों को ध्यान दें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी आसान रहा, बस आपके सोचने के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक। तो इसमें जो जो दिए गए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास में भी बोला, पहले इसमें देखो व्यक्ति लिखा गया है तो आप लिख लो व्यक्ति, ठीक है। वहीं यदि हम लोग देखें तो अगला उसने क्या लिखा हुआ है, देखो तो व्यवसाय लिखा हुआ है, तो आप व्यवसाय का एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है। और वहीं फिर से यदि हम लोग देखें तो एक देखो उसने लिखा है यातायात, ठीक। और इन्हीं का एक संयोजन आपसे पूछ रहा है, तो जैसा उसने क्रम दिया वैसे आप लिखिए, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से जो स्टेटमेंट है आप एक एक करके आप उनको जमाते चलिए। जैसे कि देखिए व्यक्ति क्या क्या है, तो P1 P2 P3 P4 P5, व्यवसाय D1 D2 D3 D4 और D5, और यदि यातायात की बात करें तो T1 T2 T3 T4 और T5 है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए लिखा, जिस व्यक्ति का व्यवसाय D3 है वह T1 या T4 का प्रयोग नहीं करता है, तो व्यवसाय को व्यवसाय में रखिए। पहला उसने दिया हम लोग को D3 के बारे में, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति होगा वो ना तो परिवहन T1 का यूज करता है और ना ही T4 का, तो जिनको नहीं करता है उनको मैंने सर्कल में ले लिया, ठीक है, लिख सकते हैं। आगे जैसे मैं आप लोग को क्लास में हमेशा बोलता है कि आप ये यदि स्टेटमेंट हो गया तो आप इसको एक लाइन से क्या करो, तो एक लाइन से इनको क्रॉस करते चले जाओ, ठीक है, कि इतना हम लोगों ने तो यूज कर लिया है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट जैसे कि आप देख पाएंगे क्या लिखा, P2 का व्यवसाय D1 है, तो ये कंफर्म कर दिया कि जो भी व्यक्ति होगा P2 उसका जो व्यवसाय होगा वो यहां पे आप लिख सकते हैं D1 होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख लीजिए, ये D1 हो गया, ठीक। तो ये कंफर्म्ड है, लेकिन इसके लिए यातायात के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये लाइन भी हमारा कंप्लीट होता है। आगे P4 T2 का प्रयोग करता है, तो अभी हम लोग को कुछ डेटा नहीं पता, आप यहां पे क्या लिख लीजिए P4, और इसके लिए बता दिया गया कि ये ट्रांसपोर्ट जो होगा या परिवहन यातायात जो होगा T2 का यूज करेगा। वहीं आगे आप देखेंगे तो T3 का व्यवसाय लिखा हुआ है, देखिए T3 का व्यवसाय D4 या D5 नहीं है, तो यहां पे P3 हो सकता है, और इसका व्यवसाय क्या नहीं है, तो आप लिख सकते हैं देखिए D4 या D5 नहीं है, तो आप D4 लिख दो और D5 लिख दो, ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया आप उसको पढ़ लो, P5 T3 या T5 का प्रयोग नहीं करता है, तो P5 के लिए भी हम लोग को बता दिया कि ये ना तो T3 का यूज करेगा और ना ही T5 का यूज करेगा, कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे और क्या लिखा गया, तो आगे उसने लिखा जिन व्यक्तियों का व्यवसाय D4 तथा D2 है, ठीक, वह क्रमशः T5 और T3 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए D4 वाले के लिए हम लोग क्रमशः लिखा गया है, तो D4 को आप इसमें लिखिए, ये D4 हो जाएगा, और इसके लिए क्या है T5, और वहीं यदि हम लोग अगले की बात करें तो ये D2 है और इसके लिए क्या हो जाएगा T3। देखिए क्वेश्चन आपको इतना कुछ दिया हुआ है, ये आपका एक ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ को प्रॉपर आप क्लियर करते हैं तो जिस तरीके का स्टेटमेंट है अब 1 बाय 1 आप, ठीक है, हिट एंड ट्रायल लेते चलिए। जैसे यहाँ पे इस व्यक्ति की बात करें, ये जो भी व्यक्ति होगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि T1 या T4 इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करता है, तो अब इस व्यक्ति के लिए क्या क्या बचते हैं अब उनको ध्यान देना। तो इस व्यक्ति के लिए यदि हम लोग यातायात की बात करें, ये दोनों जब वो यूज नहीं करता है तो T2 बचा, T3 बचा और T5 बचा। अब देखिए अगले ही स्टेटमेंट में उसने बोला कि P4 T2 का प्रयोग करता है, ठीक है। T3 की बात करें तो जो D2 वाला होगा, तो T3 जब D2 वाला होगा तो ये तो D3 वाला है,
इसीलिए अगला T3 भी कैंसिल हो गया। और यदि मैं T5 की बात करूं तो T5 तो D4 वाला है, जबकि ये जो व्यक्ति होगा वो तो D3 वाला है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। और यहीं से ये T2 यहां पे, ठीक है, D3 वाले के लिए कंफर्म होता है। और T2 जब D3 वाले के लिए कंफर्म्ड है तो यही व्यक्ति हमारा होगा T4, ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे इस क्रम को आप देखेंगे, देखिए इतने में हमारा आंसर मिल चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया व्यक्ति, व्यवसाय, यातायात का कौन सा संयोजन सही है। तो यदि मैं आपको इसके लिए बोलूं तो यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए पहले में मैं आपको बताया कि P4 व्यक्ति होगा, D3 उसका व्यवसाय होगा और T2 उसका क्या होगा, यातायात होगा। तो यहां से आप बिल्कुल आंसर ले सकते हैं P4, D3 और क्या, T2। बाकी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर इसका होगा B। ठीक है, चलिए। एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो सबसे पहले तो एक उसका प्रारंभिक बिंदु होगा। ये 4 किलोमीटर सपोज पूर्व की ओर चला, यहां पे हम लोग लिख लिए 4 किलोमीटर। अब उसके बाद ये सपोज इस बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। आगे क्या लिखा, दाएं मुड़ता है, तो यदि हम लोग दाएं की बात करें तो नीचे और मुड़ेगा। अब ये चला सपोज 6 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या लिखा देखो, और फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो फिर दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 4 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में फिर बोला और फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर दाएं मुड़ा और फिर कितना चला, तो 6 किलोमीटर। अब यहां से लिखा वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गया, फिर लिखा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर मुड़ता है, तो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर मुड़ेगा, ये 6 हो गया यहां तक। ठीक है, 2 किलोमीटर और आगे चले जाएगा। ठीक, यहां पे आप लोग इसको क्लियर रखना, ये 6 है, ये 2 हो गया। फिर आगे क्या लिखा, बाएं, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मतलब इस तरफ मुड़ेगा। सपोज कितना चला, तो यहां पे आप लिख सकते हो 3 किलोमीटर चला। अब फिर क्या लिखा देखिए, पढ़िए, दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ गया, 1 किलोमीटर चला। इसके बाद फिर से लिखा, फिर अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहां से चला और यहां पहुंच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसको ध्यान दीजिए, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। मतलब यदि हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान दें तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगी। तो देखिए पहले तो ये 6 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, और यदि यहां से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो 6, 2, 8 और 1, 9। यहां से आप लिख सकते हैं आंसर जो होगा वो 9 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। वहीं देखिए ये फिर से ठीक पजल बेस्ड क्वेश्चन जो लुप्त संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, यहां पे बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया था, यदि आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाते हैं तो देखिए इन अल्फाबेट्स का जो क्रम होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे डी की बात करें तो डी होता है 4, जी होता है 7, आप लिख सकते हैं 7 और 4 को जोड़ेंगे हम लोग को मिल जाएगा 11। ठीक, वैसे ही यदि मैं पी की बात करूं तो पी 16 होता है, जबकि एल जो होता है वो 12 होता है, तो 16 12 28 हो जाएगा। यदि मैं एम की बात करूं तो एम 13 होता है, और जे की बात करूं तो ये 10 होता है, तो 13 और 10 23 हो जाएगा। अब यदि मैं एच की बात करता हूं तो एच यहां पे 8 होता है, और 32 हम लोग को दिया गया उनका जो सम होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे जो अल्फाबेट होगा वो 24वां होगा। तो 24 और 8 यदि हम लोग देखें तो 24 और 8 32 होता है, और यही 24वां जो अल्फाबेट है वो आपका एक्स होता है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पे ले सकते हैं डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक श्रृंखला पर है, तो श्रृंखला पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा भी है। ठीक है, यहां पे 100 के बाद 96 है। ठीक है, तो 100 के बाद देखें तो 4 का डिफरेंस दिख रहा है, 4 के बाद देखें तो 5 का डिफरेंस दिख रहा है, 5 के बाद देखें तो यहां पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 6 का, 6 के बाद देखें तो 7 का डिफरेंस, 7 के बाद देखें तो 8 का डिफरेंस, और 8 के बाद देखें तो यहां पे 9 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ये जो संख्या है वो 61 होना चाहिए, ताकि यहां पे डिफरेंस हम लोग को 10 का मिले। तो इसीलिए ये जो गलत श्रृंखला में अंक है या संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में संबंधित ठीक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जनवरी, नवंबर, रविवार, तो क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया गया है
इसका आंसर होना चाहिए शुक्रवार। जैसे नवंबर के बाद आप देखेंगे तो दिसंबर छोड़ करके आपको जनवरी दिया गया है, तो वैसे यहां पे कौन सा दिन होगा जिसमें एक दिन छोड़ने के बाद रविवार आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद यदि हम लोग शनि छोड़ दें तो हम लोग को मिलेगा रविवार, तो आंसर इसका आना चाहिए ए। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। अगला 10वां है, तो 10वां में फिर से वेक्टर्स, फिर AUHNZM FOMHEH KIR BJA PCW, ठीक है, VOU। तो यहां पे आपको 4 और 6 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको लास्ट को इक्वेट करेंगे, ठीक, यहां पे देखो S है, M है, H है, फिर उसके बाद आपको A मिलेगा और U मिलेगा। तो ये जो क्रम है ना, ये क्रम आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसका जो ठीक डिटेल सॉल्यूशन है वो लास्ट में एकेडमी के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, वहां पे आप एकदम डिटेल्स देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कैसा है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, देखिए यहाँ पे V है, यहाँ पे A है, मतलब जो फर्स्ट अल्फाबेट्स होंगे। तो V के बाद यदि हम लोग देखें तो V के बाद क्लियर रखना W X Y Z और फिर उसके बाद A है। तो या तो आप इसको +5 लिख सकते हैं या फिर आप इसको +4 लिख सकते हैं। सिमिलर आप देखेंगे तो देखो अगला जो अल्फाबेट है A है और लास्ट में U है, तो इसको रिवर्स ले लेते हैं। U के बाद V W X Y Z, मतलब यहां पे यदि मैं बात करूं तो या तो मैं -6 लिखूं या नीचे से मैं लिखूं तो +6 लिखूं। ठीक है, तो 5 6 5 6 का डिफरेंस आएगा और लास्ट में आप देखेंगे तो ये जो क्रम है यहां पे ये क्रम आप लोग को अलग मिलेगा। ठीक है, इसलिए आंसर इसका होगा ए ऑप्शन। ठीक, आपको यहां पे मिल जाएगा, क्लियर रखना, -7 और -5 का डिफरेंस, और वही आपके लिए क्या होगा, तो गलत पद होगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे अगला क्वेश्चन था, देखिए अर्थपूर्ण शब्द, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहां पे यदि आप देखेंगे तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, क्लियर रखना, ये दिसंबर है। जैसे आप इसको लिखेंगे तो ये आप लोग को ऐसा मिलेगा। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ जनवरी होगा, और इसकी बात करूं तो ये अगस्त होगा। ठीक है, देखिए मैं इस विकल्प की बात करूं तो ये उन, ठीक है, मंथ्स में शामिल नहीं होगा। ठीक, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, यहां पे क्या होगा, तो आप लोग क्लियर रखिएगा, SUMMER। ठीक है, आप लिख सकते हैं क्या है ये, समर। ठीक, और यहां पे ऊपर के तीनों जो हैं वो मंथ हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका, विकल्प डी। ठीक, जैसे कि अगला है, अक्षरों का वह सही क्रम चुने जो सार्थक बनाने के लिए, ठीक है, आवश्यक हो। तो यहाँ पे देखो SPTRECE दिया हुआ है, तो इनको सही ढंग माना जाता है कि जो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, आप उनपे जो अल्फाबेट्स हैं वो पुट करते चलिए, कहीं ना कहीं आपको एक विकल्प मिल जाएगा जो आपका फाइनल आंसर बता देगा। ठीक है, तो अव्यवस्थित पद यहाँ पे सब बना लिए होंगे इसको भी, कि ये मिला होगा रेस्पेक्ट। और यदि रेस्पेक्ट को हम लोग देखें तो देखिए इनके जो, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको विकल्प से मिल रहा होगा। जैसे 4th अल्फाबेट आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, R है। ठीक, 7th आप देखोगे तो E है, 1 आप देखोगे तो S है, 2 आप देखोगे तो P है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 देखोगे तो आप E है, और 6 देखोगे तो C है, और 3 देखोगे तो T है। आंसर आपका C। ठीक है, देखिए अगला फिर ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट भी ऐसा क्वेश्चन है जो मान के चलिए आपको पूछे गए भी हैं और ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे भी जाते हैं। ठीक, ये इंग्लिश अल्फाबेट से बनने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जिस क्रम में दिया गया उसी क्रम में लिखें। देखिए उसमें लिखा है दूसरा, तो दूसरा जैसे आप देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा R। ठीक, तीसरा बोला गया तो A है, चौथा भी बोला गया तो N है, छठवां बोला गया S को छोड़ दो, किसको ले लो, P। फिर 8वां बोला गया A छूट जाएगा, R आ जाएगा। 9वां बोला गया, ठीक है, तो आप लिखेंगे E, और फिर उसके बाद 11वां है तो आप लिखेंगे T। तो यहां पे देखो कुछ लोग इसको रेनपरेट, इसका कोई, ठीक है, अर्थ नहीं होता है, तो जब इसका अर्थपूर्ण आप शब्द बनाएंगे तो एक शब्द आपको बनता हुआ मिलेगा। यहां पे आप लिख सकते हैं पार्टनर। ठीक है, जो सहभागी या साथी होता है आपका। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, एक ही शब्द बन रहा है, और एक ही शब्द बन रहा है तो अंतिम अक्षर आपका क्या होगा, उत्तर होगा। लिख सकते हैं, क्लियर रखिएगा। तो अंतिम अक्षर आपका कौन सा है, यहां पे R है। आप बिल्कुल आंसर लेंगे कौन सा, विकल्प C। ठीक है, चलिए अगला 14 है। तो 14 में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को भाग दे दो
6 मिलेगा, इन दोनों को भाग दे दो 3 मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई 18 है, इन दोनों को भाग दे दो 3 मिलेगा, इन दोनों को भाग दे दो 5, तो 3 पंचे 15 है, इन दोनों को भाग दे दो 7 और इनको भाग दे दो 3, तो 7 तिया 21 है। आप लिख सकते हो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, वैसे देख लीजिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं ये, तो इस क्वेश्चन में कुछ लोग को ठीक है दिक्कतें आई, बाकी ये क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो क्यूब और स्क्वायर का है। ठीक है, तो क्यूब लिखेंगे 7 का 343 माइनस 13 का स्क्वायर 169, दोनों का डिफरेंस आप लोगे 174, 9 का लिखेंगे तो 729 माइनस 625 इक्वल्स टू 104, 11 का कितना होता है जी, तो 1331 माइनस 30 का होता है 900, और आंसर जब आप लिखोगे आपको मिल जाएगा 431। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं सी। ठीक है, सिमिलर 16 क्वेश्चन, तो 16 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं PEN, तो P का इनका क्रम याद रखना है ना 16। ठीक है, E का क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 5, और N का क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 14। ठीक है, अब इन सबको आप जोड़ सकते हो, देखो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 14 30 और 5 कितना 35 आप लिख सकते हो। ठीक, सिमिलर T का तो 20 होता है, A का 1 होता है, N का तो यहां पे लिख सकते हो 14 होता है, और इनको भी हम लोग जोड़ेंगे तो कितना 35, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा जी 0। ठीक है, वैसे डेन और कॉब लिखा हुआ है, तो डेन की यदि मैं बात करूं, चलो यहीं पे लिख लेता हूं, ये 4 है, ये 5 है, और ये कितना हो जाएगा 14, तो 14 5 19 4 आप लिख सकते हो 23। अब उसके बाद देखो कॉप का क्या होगा, तो सी का कितना होता है 3, ओ का 15 और बी का 2, तो 15 5 20, और 30 में से 20 घटा मतलब आप लिख सकते हो कितना 3, तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए 3। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शाम को प्रेमा और राधिका आमने सामने थी, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे पहले तो देखिए सुबह है, ठीक, या फिर शाम है। शाम मतलब सूर्य की दिशा हमेशा पश्चिम दिशा की ओर आपको लेना है। अब देखो सूर्य इस दिशा में है, मतलब इनकी जो परछाई है वो इस तरफ बनेगी, लिख सकते हैं। देखो पहले प्रेमा को लिखा गया, आप प्रेमा को लिख दो, ठीक है, फिर किसको लिखा गया राधिका को, तो आप राधिका को लिख दो। अब राधिका प्रेमा की तरफ देख रही होगी और प्रेमा राधिका की तरफ देख रही होगी, तो यदि हम लोग राधिका की बात करें तो राधिका का जो परछाई होगा, ठीक है, वो इस तरफ बनेगा, और प्रेमा का भी परछाई इस तरफ बनेगा। राधा की परछाई की बात की गई है, ठीक है, इस तरफ बना, अर्थात कि प्रेमा की वो इस साइड होगी, और प्रेमा के लिए वो क्या होगी, तो यहां पे आप लिख सकते हो लेफ्ट, या फिर उसी को हम लोग लिखते हैं क्या बायां। आप एक बार क्वेश्चन को मिला करके देखो कि यही चीज हम लोग को दिया है कि नहीं दिया है, तो लिखा हुआ है देखो राधिका की परछाई प्रेमा के बाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है, तो बाईं ओर पड़ रही थी, लास्ट में क्या लिखा, प्रेमा का मुख किस दिशा में है, तो प्रेमा का मुख किस दिशा में होगा, आप लिख सकते हो ये कौन सी दिशा है, तो दक्षिण। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, दक्षिण। ठीक है, वैसे देखो 18 क्वेश्चन सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन रहा। ठीक है, आंखों की संख्या होती है 2, क्लियर रखिएगा, नाक 1 होता है, ठीक, उंगलियों की संख्या करें तो यदि हम लोग एक पंजे को लेते हैं या फिर चारों को आप लेना चाहते हो तो आपके ऊपर है, ये भी काउंटेबल होता है। ठीक है, आप या तो इसको कितना लिख लेना, जो भी 4 लिख सकते हो बोलोगे, फिर एक अंगूठा होता है, ठीक है, तो ये आपकी थिंकिंग के ऊपर है, बाकी आप देखेंगे तो चलो मैं आपके हिसाब से लिख दे रहा हूं 16 उंगली और 4 क्या होते हैं, ठीक है, अंगूठे, यदि हाथ और पैर दोनों को देखा जाए। बाल की बात करें तो ये क्लियर रखना, ठीक, अनकाउंटेबल होती हैं, इसको इन्फिनिट ले लेते हैं। और यदि हड्डियों की बात करें तो आप लोग पढ़ते हो, देखना अपने हिसाब से आप लिख सकते हो 206 207, या फिर आप अपने शरीर का हड्डी काउंट करो और उसके बाद काउंटेबल है वो भी आप उसको लिख सकते हो। देखिए इस आधार पर यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले नाक आना चाहिए जिसकी संख्या 1 है, फिर आंखें आना चाहिए जिसकी संख्या 2 है, फिर उसके बाद उंगलियां जो 16 लिख सकते हो आप या 20 लिख सकते हो, फिर उसके बाद हड्डियां, और हड्डियों के बाद आप लिख सकते हो बाल। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, इसका बी। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन रहा। पेन को 40, तो पेन के लिए पहले हम लोग कोडिंग ले लेते हैं, 16 5 और फिर ये कितना हो जाएगा 14। यदि इन सभी को ऐड करें 35 मिल रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से कोडिंग किया गया इसको कि इसमें जो वोवेल्स होंगे, स्वर होंगे, इनको आप ट्वाइस लोगे, 2 गुना लोगे, ठीक है, तो ये 5 था और 5 मिल जाएगा हम लोग को, तो 35 से ये बढ़ करके कितना हो गया 40, और इसी को इसके लिए कोडिंग किया गया है। ठीक है, अगला ऑरेंज की बात करेंगे
तो पहले तो ऑरेंज के अल्फाबेट से आप क्लियर हो जाओ, ठीक है। ओ 15 होता है, लेकिन आप इसको कितना लिखोगे 30। आर की बात करें, ये 18 है, 18 लिख दिए। ए 1 होता है, लेकिन इसको यहां पे लिखेंगे ट्वाइस, 2 गुना 2। एन की बात करें तो एन 14 होता है, आप लिख दो 14। जी की बात करें तो जी का होता है 7, और ई की बात करें तो ई का 5 होता है, लेकिन लिखेंगे कितना 10। सबको आप जोड़ सकते हैं, तो देखिए जोड़ेंगे क्या होगा, 30, 10 40, 50, 60, 70 और 70 और 11 81। कोडिंग भी उसका 81 है। तो कारपेट के लिए पूछा गया है, और कारपेट के लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहले तो आप फिर से देखो, सी का कितना होगा 3, ए का 1 लेकिन लिखेंगे 2, आर का 18, पी का 16, ई का 5 लेकिन लिखेंगे 10, और टी का होता है 20। सबको आप जोड़ सकते हो, तो 20, 10, 30, 40, 50, 60 और ये कितना 69, ठीक है। 69 आप लोग ऐड करके देखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका 69, ठीक। अगला देखिए, एक बेंच पर 5 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। तो पहले तो एक बेंच को देख लेते हैं, और इसमें कितने हैं, तो आप लिख सकते हो इसमें 5 लड़कियां हैं, ठीक है। क्या क्या बोला गया, पल्लवी अनु के बाईं ओर और ईसा के दाईं ओर है, ठीक है। तो पल्लवी की स्थिति बता दिया गया कि वो अनु की किस तरफ है, बाईं ओर। इधर को हम लोग लिखें तो दायां होता है, और इधर को हम लोग लिखें तो बायां होता है। देखो आगे क्या लिखा, रानू नेहा के दाईं ओर लेकिन ईसा के बाईं ओर। तो ईसा को यहां पे कॉमन लिया गया उन पांचों में, तो हम लोग क्वेश्चन को वहीं से शुरू करके देखते हैं। सपोज ईसा को ही हम लोग बीच में बिठा देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो देखो क्या क्या बोला गया है कि पल्लवी जो होगी वो अनु के बाईं ओर होगी, ठीक है। तो अनु के बाईं ओर और ईसा के क्या बोला गया, दाईं ओर। तो ईसा के दाहिना इस तरफ, तो ये कौन हो जाएगी, पल्लवी। और वहीं यदि हम लोग लिखें तो ये कौन हो जाएगी, अनु, ठीक। आगे क्या बोला गया, रानू नेहा के दाईं ओर है लेकिन ईसा के बाईं ओर। तो रानू को रिलेट किया गया ईसा के बाईं ओर है, जबकि नेहा के दाईं ओर। तो उनकी बैठक व्यवस्था होगी, और यहीं से हम लोग को जो बीच में कौन बैठा है पूछा गया, आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इसका होगा विकल्प डी, ठीक है। आप लिख सकते हो यहां पे ऑप्शन डी जो है उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा ईसा, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो इसमें देखिए 6 कप के बारे में बोला गया, HRS, TV और X की ऊंचाई की तुलना की जाती है, ठीक है। तो जब इनकी ऊंचाइयों की हम लोग तुलना करेंगे तो इनके लिए क्या क्या कंडीशन बनेगा, आप उनके लिए प्रिपेयर रहिए। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं आप 6 लाइन खींच दो, ठीक है, और 6 लाइन खींच करके इनको कंपेयर करो, क्योंकि कितने कप हैं, तो 6 कप हैं। बेहतर होगा कि 6 लाइंस में हम लोग इनको ड्रॉ करें। देखो रिलेट किससे किया गया, तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, V और X की ऊंचाई की तुलना की जाती है। X की ऊंचाई कम से कम 2 कप से अधिक है, तो X की ऊंचाई कम से कम 2 कप से अधिक है बोला गया, ठीक। तो 2 कप से अधिक है मतलब X को आप यहां पे बिठा दो, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, तो V की ऊंचाई X से अधिक, तो V को बोला गया वो X से अधिक है लेकिन S से क्या है, कम है, तो आप लिख दो S से कम है। आगे बोला R की ऊंचाई H से अधिक है, ठीक। तो R की ऊंचाई H से अधिक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो R, और यहां पे क्या हो जाएगा H, ठीक। आगे क्या बोला गया, T की ऊंचाई अधिकतम है, तो T की ऊंचाई अधिकतम है, तो आप यहां पे T को बिठा सकते हो, और ये उनका एक व्यवस्थित क्रम होगा, ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हैं। अब इसमें जैसे देखेंगे तो कौन सा क्रम सही होगा लिखा, देखिए पहला स्टेटमेंट R ठीक छोटा है X से और X छोटा है V से, तो R छोटा है X से और X छोटा है V से, तो ये भी सत्य हो गया। अगले को आप देख पाएंगे तो H छोटा है R से, H छोटा है R से, बिल्कुल सही, लेकिन R बराबर है X के लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला देखिए R छोटा है X से, तो R छोटा है X से, और X छोटा है S से, तो ये भी सही है। यहां पे जैसे कि आप देख पाएंगे ऑप्शन में आपको 1 और 3 सत्य नहीं दिया गया था, तो इसका जो आंसर है वो 1 व 3 क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, चांसेस हो सकते हैं कि क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8 बेलन C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तथा C8 का क्षेत्रफल की तुलना की गई, कोई भी 2 बेलन का क्षेत्रफल समान नहीं है। तो पहला डेटा कि हमारे लिए इसमें कोई भी 2 बेलन जो होंगे वो समान नहीं होंगे, ठीक है।
अब उसके बाद जो जो स्टेटमेंट जैसे देते गया आप वैसी वैसी उनको इक्वेट करना शुरू करेंगे। या तो C1 या C7 का क्षेत्रफल न्यूनतम है, आपको बता दिया गया कि यहां पे जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, लास्ट वाले लाइन की, तो आपको क्या बोला गया कि या तो C1 होना चाहिए या फिर C7 होना चाहिए, लिख सकते हैं, ये चीज हम लोग को दिया गया। आगे देखिए फिर उसने क्या लिखा, C4 का क्षेत्रफल C1 से अधिक लेकिन C5 से कम है। आपको बता दिया गया कि जो C4 होगा वो C1 से अधिक होगा लेकिन C5 से कम होगा। अब यहां पे यदि C1 है तो यहां पे कौन होगा, C4, और इसी के ऊपर हो जाएगा C5। ध्यान रखिएगा, जैसा स्टेटमेंट वैसे ड्रॉ करते जा रहे हैं। आगे क्या लिखा, C6 का क्षेत्रफल केवल C3 और C2 से कम है, तो ये 3 हो गए, तो और आप कितना बनाओगे, 4, ये 5, 6, 7 और क्या हो जाएगा, 8। इसमें बोला गया C6 का क्षेत्रफल C2 और C3 से कम है। मान लो ये C3 होगा तो ये C2 होगा, या फिर ये C2 होगा तो ये C3 होगा, और यहां पे इस केस में C6 आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा C5 का क्षेत्रफल C7 तथा C8 से कम है। देखो C7 से यदि C5 का क्षेत्रफल कम है तो ये वाला तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, या तो C7 यहां होगा तो C8 यहां होगा, और यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो C8 यहां होगा तो आप लिख सकते हो C7 यहां होगा। तो ये आपका एक, ठीक है, अजम्पशन डायग्राम होगा, और इसी के थ्रू आप आंसर करेंगे। क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है। तो अब आपको बोल दिया गया कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, देखो उसी के थ्रू आप बनाना। C1 छोटा होगा C4 से, C5, C7, आपको एक क्रम मिल रहा है, C1, C4, C5, फिर C7, C8, ठीक है, C6, C3 और C2। तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आप इससे ट्रेस करिए, आपको तीनों मिलेंगे, जबकि ये जो लास्ट वाला है D, ठीक है, ये अनुक्रम आपका वैलिड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो देखिए पहले लिखा C1 छोटा होगा C4 से, तो बिल्कुल बोल सकते हैं C1 छोटा है C4 से। C4 छोटा C5 से, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो C4 छोटा है C5 से। अगला C5 छोटा है C7 से, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अगला C7 C3 से छोटा है, तो देखिए C7 जो होगा C3 से छोटा है, वो भी सही है। आगे क्या लिखा, C3 छोटा है C6 से, तो यहां पे यदि आप इसको कंफर्म कर पाते हो तो C3 बड़ा है किससे, C6 से। तो यही जो स्टेटमेंट आप यहां पे देख पा रहे हो, ये यहां से इसको गलत करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, D आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तो ये तो बहुत ही आसान रहा, जैसे कि आप इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपको A और Z लिखा है, A का क्रम 1 होता है, Z का 26 होता है, दोनों का गुणा किए 26 मिल गया। B का 2 होता है और Y की यदि हम लोग बात करें 25 होता है, तो 25 दूनी 50। आंसर क्या हो जाएगा इसका, D, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे तो अगला ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। ऐसे क्वेश्चनों को मैं क्लास में भी आप लोग को बोला था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो हमेशा आप ऑप्शन को कंसीडर करो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब देखो पहला ऑप्शन है 43, तो मैं आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि एक मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स में हमेशा हम लोग पहले, ठीक है, पंक्तियों की बात करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम की, ठीक है, पहले रो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉलम। तो 4 की बात करें तो पहले तो हम लोग 4 में पहुंच जाते हैं। अब 4 के बाद 3 है, देखिए 3 कौन सा है, तो ये है, तो यहाँ पे ये R हो जाएगा। जबकि हम लोग को क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या लिखा गया था, जो पेल करके ना PALE लिखा हुआ था। तो पहला ऑप्शन यहीं से हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये जो अल्फाबेट आया वो R आ गया। अगला 3 और 3, तो आप 3 से जा सकते हो 3 तक, ठीक है। ये क्या है, S है, तो ये भी क्या हो गया, गलत, ठीक। 1 और 1, तो 1 से आप जाइए 1 तक, ये क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखो 20 है, तो 2 और ये फिर 0, देखो पहला अल्फाबेट हम लोग को मिल गया P। 0 4 देख लो, तो 0 और 4 तक जाएंगे तो क्या है, A है, तो आप लिख सकते हो दूसरा A मिल गया। 7 9, तो 7 इसमें है, आप 9 तक जा सकते हो, क्या है, L है, तो आप इसको L लिख सकते हो। ये 8 हो गया, और यहाँ पे क्या है 7, आप लिख सकते हो क्या, E। तो ये जो पहल करके आप देख रहे हो, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका D होगा, विकल्प क्या लिखेंगे, D, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में छठी संख्या क्या होगी। तो ये भी काफी आसान रहा, जैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे भी तो पहले 1 था, 1 में हमने 2 बढ़ाया 3 हो गया, 3 में हमने 4 बढ़ाया 7, 7 में 8 बढ़ाया 15, 15 में 16 बढ़ाया 31, और 31 में हम लोग बढ़ाएंगे 32, ये मिल जाएगा 63। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 63 हो जाएगा। देखिए अगला फिर से PCBL और GMA के
ठीक है। तो यहां पे यदि हम लोग बात करें पी सी बी एल का, तो पहले तो इनके क्रम को हम लोग जान लेते हैं। पी का होता है 16, सी का 3, बी का 2 और एल की मैं बात करूं तो एल का होता है 12। तो यहां पे देखिए इनसे इनको कोडिंग नहीं किया गया, इनके जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका क्रम क्या होगा, तो 16 वाले का 11, 3 वाले का 24, ठीक है, बी वाले का 25 और एल वाले का क्या हो जाएगा जी 15। जैसे कि आप लोग क्लास में भी ध्यान दिए होगे तो देखना, मैं आप लोग को हमेशा बोला कि इनका जो विपरीत योग होता है वो 27 होता है, इसलिए 16 में 11, 3 में 24, 2 में 25 और 12 में 15। तो ये आपको दिया गया है देखो कोडिंग, और आपको पूछा किसका है, तो जी एम ए के। यदि हम लोग बात करें जी एम ए और के की, तो जी का फिर से कितना होता है जी 7, एम का 13, इसका 1 होता है, और के की बात करें तो इसका कितना होता है, तो आप लिख सकते हो 11। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इनका हम लोग क्रमांक देख लेते हैं कि विपरीताक्षर क्या होगा। तो जी का होता है 20, ठीक है, इसका 14, इसका 26 और इसका हो जाएगा 16। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 20, 14, 26 और 16। देखिए इसमें दिया गया है तो आप लिख सकते हो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन रहा। चेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद नाइट, ब्लैक और ट्रूथ। ठीक, अब इनमें से एक को छांटना था। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी ठीक है, जो ग्रुप डी के पेपर हुए उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। यदि यहां पे हम लोग बात करें तो इन सभी का जो मिड अल्फाबेट होगा, यहां पे जैसे आप देख पा रहे हैं, देखो इन सभी में क्लियर रखिएगा, ये सभी के सभी स्वर होता है। ठीक है, सिवाय किसके, तो बी के। मतलब यदि मैं स्वर की बात करूं या फिर जिनको आप वोवेल्स लिखते हो, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन पांचों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, तो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, आप उनको लिखते हो व्यंजन जो लिखते हो। और इसमें यदि हम लोग देखें तो नाइट में आपको जी मिल रहा है, बाकी सभी ऑप्शंस में देखो पहले वाले में ई मिला, ठीक है, इसमें ब्लैक में ए मिला और इसमें यू मिला। यहां से आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हो नाइट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका, बी। 29 में देखिए आपको टाइगर लिखा गया, और टाइगर का जो कोडिंग है, टी को एज इट इज टी और आर को आर लिख दिया गया। लेकिन आई की बात करें तो आई से पहले एच आता है और एच आई फिर आपका होता है जे। वैसे जी की बात करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ जी, और ये क्या होगा एच, और ई की बात करेंगे तो डी ई और क्या होता है एफ, लिख सकते हैं। अब देखो इसके कोडिंग देख लो आप लोग, तो पहले टी है, फिर एच है, फिर जे, फिर एफ, फिर एच, डी, एफ और आर। तो इस प्रकार से कोडिंग रहा। अब हम लोग को ब्लैक के लिए बोला गया है तो बी का तो बी ही रहेगा। एल की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, आप लिखोगे इसको के, फिर एल और फिर क्या होता है एम। वैसे ए की बात करूं तो जेड, ए और फिर क्या लिख लेंगे बी। सी की बात करूं तो बी, सी और क्या लिख लेंगे डी। के का क्या रहेगा, के ही रहेगा। ठीक, तो इसके लिए देख लीजिए कोडिंग क्या होगा, तो बी के एम जेड बी बी डी के। तो बी के एम जेड बी बी डी के, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है एस जे 20, डब्ल्यू एफ 42, ए बी 86, क्वेश्चन मार्क आई टी 370। तो यदि हम लोग यहाँ पे पहले अल्फाबेट्स की बात करें तो देखो एस के बाद, ठीक, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो टी, यू, वी और डब्ल्यू फोर्थ लेटर है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। डब्ल्यू के बाद आप फिर से देखोगे तो एक्स, वाई, जेड और फिर ए, आप ए को यहां लिख सकते हो। तो अगला जो आना चाहिए, ठीक है, वो बी, सी, डी और क्या होना चाहिए, ई। तो यहां पे पहला अल्फाबेट होगा ई। सेकंड की बात करें तो यहां पे देखो जे है, ठीक, यहां पे क्या है एफ है, यहां पे क्या है बी है। तो यदि हम लोग इनको रिवर्स लेते हैं तो क्लियर रखना, बी के बाद क्या आएगा जी, एफ कैसे लाओगे आप, तो सी, डी, ई और एफ। यहां पे -4 का कॉन्सेप्ट। एफ से देखेंगे तो जी, एच, आई, जे। वैसे यहां पे ऐसा कौन सा होगा कि आपको बी मिले, तो आप पीछे से लिख लेना ए, जेड, वाई और यहां पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और इसको क्या लिखोगे आप एक्स। तो सेकंड जो अल्फाबेट होगा वो ई के बाद एक्स होगा।
देखो इसमें दो ऑप्शन तो कट गए। अब यदि हम लोग संख्याओं की बात करें, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 86 है, तो देखो 20 का गुणा 2 से हुआ तो 20 दूनी 40 और 2 जुड़ गया 42 हो गया। ठीक है, यदि मैं यहां से बात करूं 42 और 86, तो 42 का गुणा 2 से, ठीक है 84 और 2 जुड़ गया 86। तो वैसे ही अगली संख्या के लिए जब लिखेंगे तो यहां पे क्लियर रखना 86 का गुणा 2 से पहले करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 172 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये मिलेगा 174। आंसर आपका होना चाहिए 1। ठीक है, तो उसको आप लोग बना करके देखेंगे। अगला देखो 31, ये शब्दकोश पर आधारित है। ठीक है, जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उस पर आधारित है। तो सब में देखो आपको पिटिशन कॉमन मिल रहा है, तो पिटिशन कॉमन मिल रहा है मतलब यहां तक तो आप पहले हटा ही दो। ठीक है, पिटिशन तक को आप क्या करो, यहां से कैंसिल कर दो। अब पहला जो, ठीक है, यहां पे वर्ड होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के बाद देखो पहले ए आता है तो पिटिशनरी हो जाएगा, आप लिख सकते हो 1। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद ए के बाद क्या आता है जी, तो ई आई, ठीक है, ई आता है, फिर ई के बाद डी, तो अगला हो जाएगा 5 आपका, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 1 5 4 2 आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी कि सुपर कंडक्टर से क्या नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन रहा है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे सुपर कंडक्टर्स में आपको कुछ अल्फाबेट्स मिलेंगे जिनका यूज कर करके आप इनमें से कौन सा नहीं बना सकते हो। तो स्पोर्ट्स बन सकता है, स्पंट बन सकता है, स्टन बन सकता है, फिर स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप स्पेक्ट्रम नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि पूर्व और दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व से बदल दिया जाता है तो पश्चिम को निम्नलिखित में से किस दिशा से बदल दिया जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक दिशा बना लो। पहले ये पूर्व था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर और इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, ये कुछ रहता है। अब यहां पे बोला क्या गया उसको क्लियर रखना। देखो इस दिशा को वो रिलेट कर रहा है। यदि मैं इस दिशा की बात करूं तो ये दक्षिण क्या होगा, पूर्व। अब इसी को रिप्लेस किया जा रहा है। कैसे रिप्लेस, तो इस दक्षिण पूर्व को पूर्व की दिशा में ला दिया, मतलब इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं। तो यही दिशा अब इसमें आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, यही दिशा उठ करके इसमें आ गया। तो ये जो बाकी सभी दिशाएं हैं इन सभी में आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग जब पश्चिम के लिए लिखेंगे तो पश्चिम के लिए क्या हो जाएगा जी, ये क्या रहेगा, देखिए उत्तर और आप लिखोगे पश्चिम। तो यही जो उत्तर पश्चिम है ये किस पे आ जाएगा, पश्चिम पर। तो इसीलिए आंसर जब हम लोग बताएंगे तो आंसर हमारा होना चाहिए उत्तर पश्चिम। ठीक है, आप लोग इसको ड्रॉ करके देखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक 45 डिग्री। ठीक है, आप लिख सकते हैं। 34 देखिए, तो 34 बहुत ही आसान एक पजल रहा। यदि हम लोग इनको आपस में जोड़ देते हैं तो 3 और 4 7 और 7 और 2 9, 9 का 3 गुना होगा, आप लिख सकते हो 27। सिमिलर 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का भी 3 गुना 36 होगा। तो 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 12 का भी क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो आंसर इसका आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, आपको ऑप्शन मिल रहा है डी। ठीक है, यहां से आप लोग देख लीजिएगा आंसर जो होगा हो जाएगा उसका आप लिख सकते हैं आंसर डी 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ठीक, आपको दिया गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 एक तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। जैसे यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। मैं जो आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिया गया। यदि हम लोग इन दोनों की बात करें तो RST होगा और इनकी बात करें तो M के बाद N और फिर O और फिर P मिलेगा। वैसे देखो W है, ठीक है, U R और फिर Y, तो W के बाद X और फिर Y, R के बाद आप लिखोगे तो S और TU। ठीक, वैसे देखो Y है, W है, T है और M है। यदि W और M के बीच देखें तो Z और A से लेकर के आपको M तक मिलेगा। वैसे T के बाद देखें तो U भी W, मतलब ये इन दोनों से अभी तक अलग हो गया। अगला देखोगे तो J, H, E और L है, तो यदि J और L का बीच देखा जाए तो J के L, और E के बाद देखें तो F और G। देखिए ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, जबकि Y W T M
आपको, ठीक है, दूसरे श्रेणी में लग रहा है, दूसरे सीरीज में लग रहा है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉक के लिए लिखा गया, ठीक, तो OZFMXC के एक्स के लिए क्या होगा? ठीक है, तो ये भी अपोजिट लेटर्स का एक सीरीज था, जैसे BLOCKE और D। यदि इनका विपरीताक्षर लिखें तो B का होता है Y, L के लिए हम लोग यूज करते हैं O, तो O के लिए क्या हो जाएगा? L। C के लिए हम लोग लिखें तो ये X होता है, K के लिए लिखें तो P होता है, E के लिए लिखें तो V होता है, और D के लिए हम लोग लिखें तो W होता है। ठीक है, ये उनके विपरीत अक्षर होते हैं, अपोजिट लेटर्स होते हैं। यही OZ का दिया हुआ है, देखो ऐसा कौन सा होगा जिसके लिए OZ, F, M, X और S आप कोट करोगे। O के लिए क्लियर रखिएगा L होता है, Z के लिए A, F के लिए U, M के लिए N, X के लिए C और S के लिए H। तो आपका आंसर होगा लॉन्च। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट 36 जो क्वेश्चन रहा, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो 36 क्वेश्चन रहा इसको भी मैंने ड्रॉप करके रखा है। ठीक, इसको आगे चल करके जब हम लोग लास्ट में पूरे क्वेश्चन देख लेंगे तो मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ठीक, जिसको सॉल्व करने पर भी आंसर उसका प्रॉपर मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे हम लोग आगे चल के। देखिए अगला 38 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 1 और 2 को मेल खाने वाले शब्दों को पहचानिए। जैसे कुछ लोग के लिए बहुत ही आसान रहा क्वेश्चन, यहाँ पे नदियों के बारे में बताया गया, तो आपको 3 नदियों के बारे में बताया गया और 3 देशों के बारे में बताया गया है। तो पहले तो देखो मिस्र लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि मिस्र में एक नदी बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं नील। ठीक है, यदि हम लोग सीन की बात करें तो सीन जो नदी है, क्लियर रखिएगा, वो फ्रांस की एक नदी है। ठीक, जहां पे आप देख पा रहे हो SEINA, ये सीन नदी। वहीं यदि एक और नदी की हम लोग बात करें जो टाइबर दिया हुआ है, क्लियर रखना, टाइबर भी एक नदी है जो बहती कहां पे है? इटली पे। तो हम लोग को मिस्र और सीन के बारे में दिया गया है, तो नील और फ्रांस का जिसमें भी रिलेशन होगा देख लो। तो नील और फ्रांस किसमें है? आप लिख सकते हैं 1 और 2। ठीक है, तो फ्रांस में सीन नदी का, ठीक है, बहाव है या वहीं आप बहती है, आप उसको क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा समीकरण सही है लिखा गया। अब यहां पे आप जैसे बॉडमास का जो रूल होता है आप उनको अप्लाई करते चलेंगे। तो जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, आप इनको एक एक करके पुट करते चलना। जैसे ए का अर्थ प्लस है, मान लो मैं पहले को ले लूं तो 8 + 15। डी का अर्थ डिवाइड है, मतलब बटे में ले लेते हैं, 5 है। सी का अर्थ गुणा है, आप गुणा कर दो, ठीक है, 11। और बी का अर्थ माइनस है, आप माइनस कर दो, 7। तो 5 × 15 आप लिख सकते हैं, 11 × 33, 33 और 8 हो जाएगा 41। 41 में 7 घटेगा जी, तो आपको मिल जाएगा 34, 34। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। वहीं यदि हम लोग दूसरे की बात करें तो 9 के साथ जुड़ेगा 16, भाग हो जाएगा 64 से, और गुणा होगा 32 से, और फिर माइनस हो जाएगा कितना? 3। तो जब इसको आप इक्वेट करोगे, यहां पे ये 32 दूनी 64 और 2 अट्ठे 16, मतलब 9 और 8 17, 17 में 3 घटेगा, ये आपको मिल जाएगा 14। एक बार आप बना करके देखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो इसमें लिखा बाल, ब्रश, विग। तो जैसे इनका जो रिलेशन है, आप बाल से बना सकते हो ब्रश, और बाल से ही विग भी बना सकते हो। तो सिमिलर यहां पे यदि हम लोग देखें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनसे मिलता जुलता होगा? ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का। तो यहां पे आप देखेंगे तो लोहा का यूज जो है हथौड़े में भी होता है, और वहीं कुल्हाड़ी की बात करें तो कुल्हाड़ी में भी होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बी एस हैं। ठीक है, तो सभी पहले आप बी को बना लो, और ये सभी के सभी क्या है? एस हैं। आपके लिखा कोई भी एस के नहीं है, तो आप यहां पे लिख दो कोई भी एस के नहीं है। ठीक, निष्कर्षों पे आए तो सभी एस बी है लिखा, देखो तो सभी एस बी है, संभव नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ एस बी है, बिल्कुल ये आपका सत्य होगा, और सभी के बी हैं, तो आप इसको भी सत्य नहीं ले सकते। ठीक, आपका आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है, बाकी दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन रहा। पहले उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा स्पेस लेके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहले ये मान लो रमन का प्रारंभिक बिंदु है, वो उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ता है और कितना दूरी लिखा गया देखो, आप लिख सकते हो 25 मीटर, ठीक है। ये उत्तर दिशा की ओर चला। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ दाएं मुड़ता है और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए 72 मीटर चलता है, ठीक है। ये सपोज बिंदु ए है, दाएं मुड़ा और वहां तक पहुंचने के लिए वो 72 मीटर की दूरी ट्रेवल किया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में जो लिखा एज इट इज लिखो। तो वह फिर से दाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ा, सपोज ये 16 मीटर चला। अब उसके बाद लिखा अंत में वह बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। तो ये बाएं मुड़ा और सपोज ये बिंदु बी है, इसके लिए वो 8 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन में बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, चलिए पहला क्वेश्चन दूरी से रिलेटेड, तो ये वाले को पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आप लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 16 का वर्ग आप लिख सकते हो जी 256, ठीक है। और 8 का वर्ग आप लिख सकते हो 64, दोनों को आप जोड़ोगे 320। तो यदि मैं ए और बी की बात करूं, जो दूरी होगा ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट 320। तो चारों के चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया आपका, ठीक है। कौन कौन से दो ऑप्शन कट गए, तो बी और सी। अब देखो 320 320 है, बाकी आगे उसने क्या पूछा उसको भी ध्यान देना। तो बिंदु बी से प्रारंभ बिंदु किस दिशा में है, तो यहां से बोला जा रहा है ना, इसको आप लोग क्लियर रखोगे। तो यहां से बोला जा रहा है मतलब रेफरेंस पॉइंट हम लोग का बी होगा, और ये जो पॉइंट प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, इस बेस में हम लोग देखें तो इस दिशा में है, लिख सकते हैं। देखिए इस तरफ क्या होगा, तो पश्चिम दिशा होगी, और इस तरफ हम लोग बात करें तो दक्षिण होगा, दोनों के मध्य में मिल रहा है। तो दोनों के मध्य में मिलना मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो दिशा होगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक। तो आप लिख सकते हैं 320 की दूरी होगी और क्या हो जाएगा जी यहां से, तो आप लिख सकते हो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो ये यहां पे जैसे आप देख पाओगे तो आपको प्रॉपर देखो, फिर से कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन रहे, ठीक है। यहां पे लिटरेचर को लेकर के पूछा गया कि लिटरेचर के लिए क्या होगा। तो जैसा कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो। आपको लिटरेचर किस में मिल रहा है, तो एक तो इसमें मिल रहा है और इस वाले में मिल रहा है, ठीक है। बाकी आप अन्य दो पहले में देखोगे तो उसमें आपको लिटरेचर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास जो लिखा ना, हर फर्स्ट लव इज लिटरेचर और लिटरेचर कलेक्शन इज हर हॉबी, और ऊपर आप देखोगे तो हर विलेज इज सरोपुर लिखा हुआ है। तो इन तीनों में लिटरेचर हम लोग को केवल लास्ट के दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पे लास्ट के दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है आप उनको चेक कर सकते हो। तो देखो दोनों में लास्ट के क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो इस वाले में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ये OIND मिल रहा है, यहाँ भी OIND मिल रहा है, और मैं बात करूं तो TSI मिल रहा है, यहाँ भी TSI मिल रहा है, और मैं यदि बात करूं तो CINTO CINTO, तो ये तीन अभी कॉमन मिल रहे हैं। अब ये तीन कॉमन मिल रहे हैं मतलब लिटरेचर तो केवल दो में है, तो बाकी को भी आप चेक करोगे। देखो इसमें भी TSI है, आप TSI को काट दो, क्योंकि यदि TSI तीनों में होता तो लिटरेचर भी तीनों में देखने को मिलता, ठीक। यदि हम लोग CINTO की बात करें तो इसमें भी है, देखो ये भी तीनों में है, ये भी कट गया। तो अब हम लोग को लिटरेचर के लिए मिला क्या, तो OIND आप लिख सकते हो क्या, OIND। जनरली इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तीनों जो ठीक है सेंटेंस दिए गए हैं उन सबको आप व्यवस्थित करो, देखो कौन कौन सा किसमें कॉमन है और उसके हिसाब से फिर आंसर करते हैं। लेकिन आपको केवल जब एक शब्द दिया गया है तो केवल शब्द को उठाइए और देखिए कि कौन कौन से सेंटेंस में उस शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा OIND। तो ये तो देखो मिरर इमेज से ठीक है संबंधित होते हैं, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। यदि हम लोग इसको रिलेट करें तो पहले तो हम लोग एक रिलेशन ले लेते हैं दोनों में। देखो यहाँ पे क्या किया गया, तो इन दोनों को यदि आप समझ पाते हो अपोजिट लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद L और ये जो आकृति था उसको एज इट इज व्यवस्थित कर दिया। तो यहां भी आप वही करिए ना, पहले M को और फिर इसको व्यवस्थित करिए और इनको क्रॉस कर दीजिए, तो O और ये क्या हो जाएगा बराबर।
तो इस प्रकार यदि आप आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्या बोला कि कौन सा समीकरण गलत होगा। तो जब आप समीकरणों को हल करेंगे तो आपको ये जो डी देख पा रहे हो ये आपको गलत मिलेगा। ठीक है, जैसे आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। 5 को मैं 2 लिख लेता हूं और 2 को मैं 5 लिख लेता हूं। ठीक है, वही बोला गया कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। उसके बाद इनटू है 6 और डिवाइडेड है 4 -1। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो ये 2 होगा प्लस यहां पे 4 को 6 से हम लोग भाग देंगे तो ये 5 गुना 6 और बटे क्या हो जाएगा 4 -1। तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 15/2 मतलब ये दशमलव में मिलेगा, जबकि यहाँ पे पूर्ण संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बाकी को आप सॉल्व करोगे तो ये सभी आपको आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बना लेंगे। अगला देखिए, तो यहाँ पे फिर से हम लोग को कुछ रिलेशन दिया गया, संबंध दिया गया। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो, देखो पहले घोड़े गाड़ी का यूज होता था। ठीक है, अब यही घोड़ा गाड़ी कार में बदल गया। यहाँ पे देखो फिर टेलीविजन है, तो पहले इस टाइप का टेलीविजन आता था और यही इसी का एडवांस आपको आजकल एलईडीज वगैरह दिखते हैं। ठीक, तो आप इनको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका, बी। ठीक है, आंसर कर सकते हैं। अब देखिए इसका मिरर इमेज बोला गया, लेकिन इस बार दर्पण नीचे लगा हुआ है। तो दर्पण नीचे लगा हुआ है मतलब इसी का जस्ट अगला वाला डायग्राम आपको मिलेगा। तो देखिए यही जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ठीक, इनमें ऑप्शंस में आप देखोगे तो ऑप्शन ए आपको दिखेगा जो इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, ये वाला भाग जो होंगे वो पहले दिखाई देंगे ऊपर में। ठीक है, फिर देखो अगला वाला ये जो आपको पंचभुज दिख रहा है वो मिलेगा और ये ऊपर वाले मिलेंगे नीचे, क्योंकि दर्पण जब नीचे है तो इसकी फेस भी आपको नीचे ही दिखाई देगी। ठीक, 16, 21। ठीक है, तो 36 और फिर क्वेश्चन मार्क। यदि हम लोग इन दोनों की बात करें तो ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे 21 दिया गया है तो इसमें अगली संख्या को जोड़ दिया गया। सिमिलर आप 6 का स्क्वायर ले रहे हैं तो इसमें भी आप अगली संख्या को जोड़ दो। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 7 जुड़ेगा 43। आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अब जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन रहा जहां पे एक पजल बेस्ड क्वेश्चन फिर से आया। तो ये सब क्वेश्चन जो है हिट एंड ट्रायल से आप जनरली बना सकते हैं। इसमें क्या क्या डेटा दिया गया आप पहले उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो पहले तो प्रॉपर एक ग्राफ बना लो। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यहां तक आपको दिया गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग देखें तो इसमें एक कंफर्म डेटा हमारे पास है जिसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो आर शुक्रवार को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहां पे ये आर फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे कि आप लोग पढ़ पाओगे उसकी पत्नी, मतलब आर के लिए हम लोग कंफर्म्ड है यहाँ पे कि आर जो होगा वो मेल होगा। ठीक है, इसके बाद और कोई भी डेटा हमारे पास कंफर्म नहीं है। तो अब हम लोग हिट एंड ट्रायल में आते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया देखो, जैसे एक लाइन और मैं आपको बोलता हूं कि पी एस के अगले दिन प्रस्तुत करता है, पी तथा यू के मध्य 2 लोग प्रस्तुत करते हैं। तो यदि हम लोग इसी ग्राफ को लेकर के चलें, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन होगा, एस होगा। एस के बाद कौन मंचन करेगा, ठीक है, मतलब कौन वहां पे अध्यापन करेगा, तो पी करेगा। ठीक है, पी के बाद यदि मैं बोलूं तो पी की पत्नी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और यहीं पे यदि हम लोग देखें तो ये आर होगा। अब देखो पी यहाँ पे यदि फिक्स्ड है तो आप इसी में क्लियर कर सकते हैं कि पी और यू के बीच में 2 लोग प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ठीक है, यू। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे तो पी के बाद जैसे बीच में हम लोग देखें तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा आप इसको बता सकते हैं। ठीक, अब ये हुआ कैसे, तो यदि आप इसमें देखोगे तो पी तथा यू के मध्य 2 लोग प्रस्तुत करते हैं लिखा हुआ है। तो 2 लोग प्रस्तुत करते हैं, उसमें आप देख पाओगे तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये पॉसिबल होगा क्या। यहाँ पे आप देखेंगे तो यू यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो इनके मध्य या तो 3 लोग मिल रहे हैं या फिर एक ही लोग मिल रहे हैं। तो ये जो ग्राफ होगा यहीं से हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं गलत हो जाएगा। अब यदि मैं एस को अगले कॉलम में फिक्स करता हूं, देखिए ध्यान देना, यदि मैं एस को यहां रख लेता हूं तो पी यहां पे होगा, पी की पत्नी, ठीक है, यहां हो जाएगी।
आर ये फिक्स है। और इस केस में यदि मैं यू की बात करूं तो देखो यू यहां पे आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अभी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। वहां भी लिखा हुआ है कि पी और यू के मध्य 2 लोग प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो आगे भी आपके पास स्टेटमेंट है, टी तथा यू के बीच 2 से ज्यादा लोग लेक्चर प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे तो टी तो यहाँ पे होगा नहीं, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यदि यहाँ पे टी हुआ तो आप लोग क्लियर रखना, टी और यू के बीच में केवल 1 हो जाएगा, इसीलिए टी को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब और आप पढ़ोगे तो इसमें देखो आपको लिखा गया है कि आर की पत्नी सोमवार को, ठीक है, जो भी है लेक्चर प्रस्तुत नहीं करती है, तो टी जो होगी आर की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसको क्लियर करके रखेंगे। अब यदि हम लोग बात करें, ठीक है, इनके बारे में, तो फिर से एक बार स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं। यदि मैं पी की पत्नी की बात करूं तो यहां से एक डेटा निकलकर सामने आएगा। आप देखो सबको लिख चुके हो सिवाय क्यू को। तो पी की पत्नी कौन होगी जी? क्यू होगी, लिख सकते हैं। पी यहां पे क्या हो जाएगा? तो मेल हो जाएगा। आर भी क्या हो चुका है? तो मेल हो चुका है, ठीक है। और भी जैसे आप लोग देखोगे तो इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, तो टी और यू के लिंग समान है। मतलब यदि हम लोग बात करें तो यू और टी ये दोनों आपस में समान है। तो यदि महिला और पुरुष की संख्या 3-3 है तो ये दोनों तो हम लोग को 2 मिल चुके हैं, तो पॉसिबल ही नहीं कि ये फीमेल होंगी, सॉरी मेल होंगी। तो इसीलिए पॉसिबल होगा कि ये दोनों क्या होंगे? फीमेल होंगे, लिख सकते हैं। अब यदि आप इसको क्लियर करते हो तो उसमें लिखा हुआ एक डेटा कि आर की पत्नी सोमवार को प्रस्तुत नहीं करती है। मतलब इसको मैं बोलूं तो ये आर की क्या होगी जी? आप लिख सकते हो पत्नी। तो ये एस मेल होगा और टी जो होगा वो एस की पत्नी होगी, आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो जो बोला गया उसमें करना। आर तथा यू एक विवाहित जोड़ा है, तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं आर तथा यू एक विवाहित जोड़ा है। तो ये जो कथन होगा यह हमारा सत्य है। क्वेश्चन में ध्यान रहे नहीं पूछा है। अगला क्यू एक महिला अध्यापक है तथा उसका पति बुधवार को, ठीक है, प्रस्तुत करता है। तो देखो क्यू के लिए बोला गया कि महिला अध्यापक है बिल्कुल, और कब प्रस्तुत करता है उसका पति? तो बुधवार को। ये भी आपका सही है, ये भी सत्य है, ठीक है। अगला हम लोग देखें क्यू तथा एस के बीच 2 लेक्चर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो क्यू और एस के बीच केवल 1 लेक्चर प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। और अभी हम लोग का क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आप लिख सकते हैं। अगला जैसे आप देखोगे तो एस की पत्नी सोमवार को प्रस्तुत करती है, बिल्कुल एस की पत्नी सोमवार को प्रस्तुत करती है। एक बार फिर से आप अगेन बना करके देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग के लिए लिखा गया। देखो तो स्प्रिंग के लिए ऐसे आप लोग लिखोगे, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहा। SPRING और इसके लिए क्या बोला गया? UNUFRC। तो इनका एक व्यवस्थित क्रम आपको मिलेगा, आप उस क्रम को क्लियर कर लेना, ठीक है। वैसे ही मोबाइल के लिए निकालने बोला गया, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो एस के बाद TU, तो M के बाद N हो जाएगा और N के बाद क्या लिखोगे? O, फिर N के बाद O, फिर P होगा, मतलब माइनस की कंडीशन में। तो यहाँ पे यदि हम लोग लिखें तो O के लिए क्या हो जाएगा? तो आप लिखोगे M, फिर NO होता है। फिर देखो RSTU होता है, तो BCDE हो जाएगा। वैसे ही F के बाद GHI होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे आप चेक करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा कौन सा? D। तो एक बार आप इसको बना करके देखोगे, ठीक है। अगला 51 है, तो 51 में जैसे आप देख पा रहे हैं 18, 5 घटा 13 हो गया, 5 घटा 8 हो गया, फिर से 5 घटा 3 हो गया, ठीक है। फिर से 5 घटेगा -2 हो जाएगा, और फिर से 5 घटेगा तो आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा? -7। मतलब आपका आंसर होगा यहाँ पे कौन सा? B, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P के पास Q से कम संपत्ति नहीं है। तो कम संपत्ति नहीं है मतलब आप लिख सकते हो P के पास Q से अधिक या तो Q के बराबर संपत्ति होगी, परंतु R तथा S से ज्यादा है। देखो R तथा S से ज्यादा बोल दिया तो R और S के बारे में भी हम लोग को क्लियर नहीं है कि किसके पास ज्यादा या कम होगा, ठीक है, आप लिख सकते हो। अब लिखा सबसे अधिक संपत्ति किसके पास है, तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये तो हम लोग को कंफर्म नहीं है ना कि अधिक है कि बराबर है, इसलिए आंसर होना चाहिए था क्या? स्पष्ट नहीं, ठीक है। वैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्रम को आप पहले बना लो, ये आपका हो जाएगा। कितने लोग हैं देख लो, काउंट कर लो, P, R, Q, S और T, मतलब 5 व्यक्ति। आप इन 5 को कंफर्म करके रखना, ठीक है। P के बाएं R, तो जैसे P को मैं लिख लिया
और बाएं बोला मतलब इस तरफ आर हो सकता है, ठीक है। क्यू के दाएं एस, तो अभी वो हम लोग को क्लियर नहीं है, अभी इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं। आगे टी के बाएं पी, तो टी के बाएं पी मतलब टी इस तरफ होगा, लिख सकते हैं। देखो फिर लिखा आर तथा एस के बीच में क्यू है, तो आर तथा एस के बीच में क्यू होगा तो हो सकता है ठीक एस आपको इस तरफ मिले, लिख सकते हैं। यहां पे सपोज एस लिख लिए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग लिखें तो आर और एस के बीच में कौन है जी, क्यू है, अब क्यू लिख सकते हो। फिर क्या लिखा, एस तथा टी के बीच में पी है, तो एस तथा टी के बीच में पी मिल रहा है। तो यदि हम लोग इस क्रम को देखें तो ये आर होगा, ये क्यू होगा, एस होगा, पी होगा और टी होगा। बाकी एक बार फिर से आप पढ़ करके देखिए, पी के बाएं में आर, तो पी के बाएं आर मिल रहा है, क्यू के दाएं एस, क्यू के दाएं एस मिल रहा है, टी के बाएं पी, टी के बाएं पी मिल रहा है, आर तथा एस के बीच में क्यू, तो आर तथा एस के बीच में क्यू मिल रहा है, और एस और टी के बीच में पी। उस पंक्ति में सबसे बाएं कौन है, तो उस पंक्ति में सबसे बाएं कौन है, आर, आप लिख सकते हो आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे एक क्रम दिया गया, क्लियर रखिएगा, ये एक क्रम है प्राइम नंबर्स का, ठीक है, अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या जैसे देखें 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये क्रम आगे रहेगा, तो पहले 17 आ रहा है, इसीलिए आंसर आप लोगे 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही बहुत ही आसान था, ए बी 3 मतलब 1 और 2 को जोड़े कितना आ गया 3, वैसे ही आप लिखोगे 5 और 7 को जोड़े कितना आ गया 12, फिर आप लिखोगे तो 9 और 11 को जोड़े कितना आ गया 20, तो 13 और उसके बाद आप जोड़ोगे किसको 10 को, तो आपको मिलेगा 23। 13 10 कहां से आया, तो m का 13 होता है और j का 10 होता है, आंसर लिख सकते हैं 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बगीचा जी फर्स्ट में, तो पहले बगीचे की बात कर लेते हैं। क्या क्या है, आम नहीं है बोला, तो आम नहीं है वहां, ठीक है। क्या क्या है, अनार, अंगूर और अमरूद, ठीक है, मतलब 4 प्रकार के वृक्ष हैं। G2 की बात करें तो G2 में देखो क्या लिखा, अंगूर, और बगीचा 3 में अमरूद नहीं है ना, यहां पे अंगूर नहीं है, तो क्या क्या होगा, आम, अनार और अमरूद, ठीक है। वहीं यदि G3 की बात करें तो G3 में देखो अमरूद नहीं है बोला गया, तो अमरूद नहीं है तो आम होगा, अनार होगा और अंगूर होगा। अब पूछा निम्न में से कौन सी संभावना पूर्णतः सत्य है। देखो पहले में लिखा फर्स्ट में संतरा का वृक्ष, तो संतरे के वृक्ष की बात ही नहीं हुई है। अगला G2 में आम का वृक्ष नहीं है, तो आम का वृक्ष है। अनार का वृक्ष तीनों में है, तो देखो अनार 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 ये तीनों में मिल रहा है, तो ये संभावना है कि संपूर्ण रूप से क्या होगा, सत्य होगा। लिख सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन रहा कि सभी टेबल जो हैं वो कुर्सी हैं, ठीक है। सभी कुर्सियां क्या है, वृक्ष हैं, और यहां पे लिखा कुछ वृक्ष जानवर हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा, तब निम्न में से कौन सा पूर्णतः असत्य है, ठीक। पूर्णतः असत्य मतलब एक प्रकार से आप समझोगे तो यहां पे ये अजम्पशन वाली बात आ गई, संभावना वाली बात आ गई। अब जब इसके लिए हम लोग लिखें, देखो कुछ जानवर टेबल हैं, तो जानवर का संबंध वृक्ष से है और वृक्ष का संबंध टेबल से है, तो हो सकता है जो कुछ वृक्ष टेबल रहे होंगे वही जानवर मिले, तो हो सकता है आपका ये सही हो जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अगला देखो कुछ वृक्ष जानवर नहीं है, तो जब कुछ वृक्ष जानवर होंगे तो शेष जो होंगे, संभावना की बात है तो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक, ये भी क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है। सभी जानवर कुर्सियां हैं, तो यदि मैं बात करूं सभी जानवर कुर्सियां हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ वृक्ष क्या है, कुर्सी हैं, और कुछ वृक्ष क्या है, जानवर हैं, तो इस केस में क्लियर रखना, आप इसको लिखोगे असत्य। ये सभी नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ के केस में आप लिख सकते हो, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो उन संख्याओं का योग कितना है, ठीक है, जो ए तथा बी दोनों में है परंतु सी में नहीं है। तो ए तथा बी में यहां पे आप देखोगे केवल 3 है, आपका आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए, 3, ठीक है। वैसे देखो अगला है ए सी बी सी ई ई जी एच और जी आई के, तो इसमें एक सीरीज चल रहा है, जैसे आप देखेंगे तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक, यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई जे के, वैसे बी सी डी ई, फिर उसके बाद ई एफ जी एच, फिर एच आई जे के एल एम
n, आपका आंसर हो जाएगा i k n, मतलब +2 और फिर +3 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बना करके देखोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो ये एक प्रकार का क्रम होता है। ठीक है, जैसे अनुक्रम को यहाँ पे बात करते हैं तो पहले b दिया गया है, एक ब्लैंक स्पॉट है। सपोज पहला ऑप्शन हम लोग पुट करते हैं, b हो जाएगा, फिर cg दिया गया, फिर n है उसको रख देते हैं, t b p दिया गया, फिर c को हम लोग रख देते हैं। ठीक है, g n t b p c और हो जाएगा n है और फिर t को रख देते हैं। तो देखो ये क्रम मिलेगा bp cg nt, फिर से bp cg nt और bp cg nt। आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा, कौन सा, pn cg t। तो ये एक अनुक्रम को लेकर के चलता है और अनुक्रम के थ्रू ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। जैसे कि अगला एक वितरण का माध्य और माध्यिका, मतलब आपको दे दिया मीन और ये क्या हो जाएगा जी, मीडियन, और आप लिख सकते हो मोड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, अब 3 का गुणा माध्यिका 32 से कर दो और -2 का गुणा माध्य से 30 से, तो ये आपको 96 मिल गया और ये मिल जाएगा कितना, 60। ओवरऑल आप सॉल्व करोगे ये 36 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं, आंसर क्या होगा, 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो यदि हम लोग मान लो बात करते हैं पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु x ले लेते हैं और व्यक्ति की आयु यदि हम लोग देखें तो वो 24 वर्ष बड़ा है, तो x + 24। देखो 2 वर्ष के बाद बोला तो 2 वर्ष बाद को भी आप लिख लो, तो 2 वर्ष बाद मतलब x + 2 और x प्लस ये 26 हो जाएगा। एक रिलेशन आपको दिया गया और रिलेशन में क्या लिखा कि उसके पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की, उस समय की आयु की 2 गुनी होगी। तो x + 26 = 2x + 4। इक्वेट करेंगे x = 22, आप यहां पे लिख सकते हो। दूसरा चीज ये कि आप चाहो तो ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे पुत्र की आयु मान लो, मैं अभी आंसर को ले रहा हूं जो कि विकल्प डी है, 24 वर्ष, उसका पिता उससे बड़ा होगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो कितना हो जाएगा, 46। अब देखो 2 वर्ष के बाद पुत्र 24 वर्ष का होगा जबकि पिता, ठीक है, 48 का, और यही रिलेशन यदि आप देख पाओगे तो 2 गुना मिलेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। तो देखो आपको समय दे दिया, तो समय 1 मिनट, और 1 मिनट में यदि देखा जाए तो 60 सेकंड। अब रही बात खंभों की संख्या, तो खंभे आपको 21 दिया और यहीं पे क्लियर रखना 2 खंभों के मध्य में, ठीक है, एक दूरी काउंट होती है। यहां पे यदि आप देखोगे तो दूरी कितना दिया गया, 50 मीटर। इसीलिए जब कुल दूरी बराबर लिखते हैं, क्लियर रखिएगा, कुल दूरी बराबर जब लिखते हैं तो सबसे पहले 2 खंभों के बीच की दूरी लिखते हैं, n-1 इंटू क्या होता है, तो 2 खंभों के बीच की दूरी। अब बोलोगे n-1 क्या है, तो देखिए n-1 का मतलब होता है कि यदि 2 खंभे हैं तो 1 ही दूरी काउंट होगा, 3 खंभे हैं तो 2 दूरी काउंट होगा, 4 हैं तो 3 दूरी काउंट होगा। इसीलिए जब 21 हैं तो यहां पे आप लिखोगे 21 - 1 और इंटू क्या हो जाएगा, 50। सॉल्व करोगे तो 20 × 50 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, तो दूरी 1000 मीटर है, आप लिख सकते हो, और समय है कितना, 60 सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड को जब कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 लिख सकते हैं। अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, तो आप लिख सकते हो km/h में। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1 1 0 कैंसिल, 6 से 6 तिया 18, 5 से कितनी बार 20। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा 60 km/h। ठीक है, नेक्स्ट जैसे देखोगे आप, तो अगला जो क्वेश्चन है एक 30 मीटर लंबे, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लिख सकते हो कि जो फर्श का टुकड़ा, ठीक है, उस टुकड़े की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं, पहले तो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल, तो 30 × 16.5 और बटे में उस आंगन में जो पाटे गए फर्श का क्षेत्रफल होगा, तो 2.5 × 2। पहले दशमलव हटा देते हैं, तो 30 × 165 और बटे में 25 × 2। ठीक है, 5 × 5 = 25, इसको लिखोगे तो 5 × 15 और 5 × 15, 2 और 5 से कैंसिल होगा ये 3 बार, और 33 × 99। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 99। जैसे इसमें आप देख पाओगे तो ये आंगन होगा। ठीक है, आंगन में क्या करते हैं, तो छोटे छोटे फर्श के टुकड़े से इसको क्या करते हैं,
पाटते हैं, और पाटते पाटते क्या करेंगे तो आप देख सकते हो कि हम लोग पूरे आंगन के क्षेत्रफल को ढक जाते हैं। इसलिए आंसर के लिए हम लोग जब टुकड़ों की संख्या लिखते हैं तो पहले बड़ी आकृति का क्षेत्रफल और बटे में क्या लिखते हैं, उसकी छोटी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ठीक समय और कार्य पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन जैसे हम लोग देखें, एक व्यक्ति है, एक कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। सपोज व्यक्ति ए ले लेते हैं, ये 5 दिन में पूरा करता है। दूसरा अपने मित्र के साथ, सपोज उसका एक मित्र होगा, बी ले लेते हैं, और दोनों मिलकर उस कार्य को, ठीक है, 3 दिनों में पूरा किया। तो 3 दिनों के लिए हम लोग इसको 3 लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये सब ठीक है, यहां पे नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे जो लिखा 5 और 3, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 15। 5 से जब भाग देंगे तो ए अकेले 3 यूनिट करता है, जबकि वो अपने मित्र के साथ जब मिलकर के करता है तो 15 को 3 से भाग देंगे 5 यूनिट करता है। मतलब यदि उसके मित्र की बात की जाए, जो कि उसका मित्र बी है, ये अकेले, ठीक है, क्या करता है एक दिन में तो 2 यूनिट कार्य करता है। तो जब एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो 15 यूनिट कार्य को करने में लगा समय आप लिख सकते हो 15/2, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7 से ही 1/2। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 7 से ही 1/2 दिन। ठीक, अगला जैसे आप देखेंगे तो एक विक्रेता को 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। देखो यहाँ पे यदि आप क्लियर करेंगे तो हानि का केस दिया गया है, और हानि जो होता है हम लोग जानते हैं सीपी माइनस क्या होता है एसपी, जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हानि होता है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हानि कितने की हो रही है, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, आप इसको 4 एसपी लिख लो। ठीक, अब क्रय और विक्रय की बात आती है, तो जब भी लाभ हानि की गणना करते हैं वस्तुओं की संख्या सदैव समान होनी चाहिए। तो जब 36 वस्तुओं को बेच रहा है तो सबसे पहले उन्हीं 36 वस्तुओं को उसने खरीदा होगा, तत्पश्चात उसने 36 वस्तुओं को बेचा होगा। अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में 36 पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा, और एक तरफ आपको मिल जाएगा 40 एसपी और एक तरफ आप लिख सकते हैं 36 सीपी। यहां से एक रेशियो मिल जाएगा सीपी एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 36/40। आप इसको इक्वेट कर लो, ये 9/10 आ गया। अब दोनों का रेशियो 9/10 है, तो यहां पे यदि हम लोग हानि की बात करें तो देखो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 1 रेशियो का है, ठीक है, और हानि प्रतिशत की जब बात करें तो गणना सीपी पे होता है और गणना सीपी का अनुपात 10 है, इनटू क्या लिख सकते हैं 100। ठीक है, हम लोग हानि प्रतिशत का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 ले रहे हैं। यहां से हम लोग इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 10%, और यहां पे आंसर आप ले सकते हो 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, तो नीचे दिए गए संबंध में बी का अधिकतम मान होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो, जैसे बी का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो उससे पहले ए और सी का हम लोग अधिकतम मान ले लेते हैं। तो ए और सी का अधिकतम मान देखिए, कोई भी जैसे आप संख्या लिखते हैं तो संख्या की निर्माण या व्युत्पत्ति जो होती है वो अंकों से होती है, और सबसे बड़ी अंक की बात की जाए तो वो 9 हो सकता है। तो जब हम लोग बी का अधिकतम मान लिखने जा रहे हैं तो ए और सी का भी अधिकतम मान लिख लेते हैं, जो कि क्या होगा, तो लिख सकते हैं 9 होगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो सपोज यहां पे आप लिखोगे, चलो तो 5a9, ठीक है, मैं पहले दोनों को जोड़ दे रहा हूं, तो 9c 6 और फिर माइनस है 7b और 2। देखो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे मिल रहा है 8 2 और 3। तो पहले तो इस केस को आप क्लियर कर लीजिए। देखिए इकाई को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 और 6, ठीक है, आप लिख सकते हैं, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 घटेगा 13। देखिए लास्ट का डिजिट 3 आया, लेकिन यहाँ पे एक कैरी आ गया, एक हासिल आ गया, लिख सकते हैं। अब यदि हम लोग इनको इक्वेट करें तो लास्ट में देखो हम लोग को क्या मिल रहा है 5, 5 और 9, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, तो 14, ठीक है, लिख सकते हैं। और 14 में यदि 7 घटेगा तो 7 मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं यहां से एक फिर से हमारे पास कैरी आएगा, हासिल आएगा, ताकि उसको हम लोग योग को 15 लिख सके और 15 में 7 घटे, ठीक है, ये सपोज सैकड़ा होगा। तो यहाँ पे 9, 5 और माइनस 7 है, तो इसी में यदि एक हासिल आता है तो ये उनके साथ जुड़ जाएगा, और यहां भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो 8 मिल जाएगा। अब रही बात बीच का दहाई का, तो जब दहाई की बात करेंगे, देखिए ए और सी की वैल्यू मैं आपको बोला अधिकतम लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 9, तो आप दोनों को जोड़ दो, 9 और 9 18।
एक हासिल आया था, आप उसको भी जोड़ दो, एक 19, और माइनस यदि हम लोग b की वैल्यू करते हैं तो हम लोग को मिलना चाहिए 2, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 मिलना चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा, 9 और 9 18 हो गया, 18 एक 19 हो गया, और 19 में से b माइनस होगा तो 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं b की वैल्यू बोलूं, देखो ये एक तो हासिल आ जाएगा सैकड़े में, तो 9 माइनस b जो होगा वो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे b की वैल्यू आप लिखोगे, ये कितना मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 7, ठीक है। b इक्वल्स टू लिखोगे तो 9 माइनस 2 आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा उसका, 7। सिमिलर आप देखेंगे x और y का जो मान है वो निम्न में से या फिर कौन सा मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना चाहिए, ऑप्शंस रखो, ठीक है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है आप उसको ले सकते हो। रही बात दूसरी कि हम लोग दोनों इक्वेशन को पहले देख लेते हैं, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, और यदि आप x माइनस वाई लिखते हैं तो ये 9 है। देखो प्लस वाई माइनस वाई दोनों को जोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो 28। तो x की वैल्यू यहीं से आपको कितनी मिल गई जी, 7। y का निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं, तो 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू लिखोगे तो 7 माइनस 9, ये आपको मिल जाएगा -2। तो x 7 है और y -2, आप चाहें तो हिट एंड ट्रायल से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक रेशियो के बेस में दिया कि 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी, तो यदि हम लोग ट्रक की चाल लिखें, ठीक है, ट्रक की गति लिखते हैं, तो अभी हम लोग मीटर पर मिनट में रखे रहते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 550, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा 1। अब रेशियो लिख लेते हैं, तो यहां पे बस की गति आप लिखोगे, तो बस की गति भी जब हम लोग लिखेंगे, देखिए किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 का गुना और इसको मिनट में ही रख लेते हैं। तो रेशियो यहां पे जब आप इसको लिखोगे तो ये 33 गुणित 1000 और बटे में लिखोगे 45। अब दोनों का यूनिट समान हो चुका है, ये भी मीटर पर मिनट और ये भी क्या है, मीटर पर मिनट, तो अनुपात हमेशा समान राशियों में ही ली जाती है, ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करेंगे तो देखो आप चाहो तो यहीं से कैंसिल कर सकते हो, यहां से क्या हो गया, तो 1 1 0 कैंसिल, 11 से मैं 5 बार कैंसिल कर सकता हूं, ये 11 पंचे, ठीक है, 55 हो जाएगा, 11 तिया 33, यदि मैं 3 से फिर कैंसिल करूं तो ये कितनी बार हो जाएगा, 15 बार आप लिख सकते हो। और यहां से यदि हम लोग इसको इक्वेट करें तो 5 से 5 तिया 15, और इसको हम लोग लिखेंगे तो 5 सॉरी यहां पे आप लिखोगे तो 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, इस 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, मतलब इधर 1 बचा और इधर 4/3। तो जब इसी को आप फिर से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3:4, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखो आप यदि एक त्रिभुज काउंट करते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज है, यदि हम लोग इसकी भुजा का अनुपात देखें तो 1/2, 1/3 और क्या है 1/4। तो पहले तो इनको सरल अनुपात में लिखने आना चाहिए कि आप सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे। तो तीनों का हरों का एलसीएम लेते हैं, 2 3 4, और इनका एलसीएम लेने पर 12। अब इसी 12 का गुणा इन सभी में कर देते हैं, ठीक है, और 12 का गुणा करेंगे, देखो ये हम लोग को 6 अनुपात में मिल गया, ये हम लोग को 3 अनुपात में मिल गया, और ये हम लोग को 4 अनुपात में मिल गया। तो यदि पहली भुजा को हम लोग 6x लिख लेते हैं, दूसरी भुजा 3x और तीसरी भुजा 4x, तो इस प्रकार देखो उनका परिमाप दिया, जो पेरीमीटर है वो कितना है 104 है, तो आप सबको जोड़ सकते हो, 6x 4x 3x इक्वल्स टू 104, और इसको हम लोग इक्वेट करें तो 13x और ये कितना 104, x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 8। अब देखो भुजाएं क्या क्या होंगी, तो 6 वाले के लिए 8 छक्का 48, 4 वाले के लिए 8 चौक 32 और 3 वाले के लिए 8 तिया 24। इस प्रकार से यदि हम लोग लिखें तो सबसे बड़ी भुजा मिलेगी हम लोग को 48 सेंटीमीटर, या सबसे लंबी भुजा मिलेगी 48 सेंटीमीटर। अगला देखो x माइनस वाई का 50%, तो 50% को 50% लिखने के बजाय हम लोग 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। 30% को हम लोग लिख लेते हैं 3/10। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, देखो एक तरफ x माइनस वाई हो जाएगा और उसी का 1/2 आप लिख करके रखे रहो, दूसरी तरफ x प्लस वाई हो जाएगा और उसी का 3/10 लिख लो।
यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये देखो पहले तो कैंसिल हो जाएगा 2 और 10, 5 का गुणा x से तो 5x माइनस क्या हो जाएगा 5y बराबर 3x प्लस 3y, x को x की तरफ और y को y की तरफ, तो ये 2x इक्वल्स टू 8y और x इक्वल्स टू मिल जाएगा 4y। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आपको उसके हिसाब से चलना है। x y का कितना परसेंट है, तो x y का जिसका बोला जाता है उसको नीचे रखते हैं और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू तो अभी हम लोग 4y लिखे थे, तो 4y बाई y इंटू क्या हो जाएगा 100, y कैंसिल, आपको क्या मिल गया ये 400%। तो क्लियर रखना, कई एकेडमी वाले आपको इसका आंसर 25 बता रहे होंगे, इसका जो आंसर होगा वो 400% होगा और ये भी क्वेश्चन क्लियर रखना है डिलीट होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 400%। ठीक, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग का थिंकिंग क्या है कि यहाँ पे उनको उसको उन लोग चेंज कर दिए हैं, और क्वेश्चन में x y का पूछा है, ध्यान रहे y x का नहीं। ठीक है, इसीलिए आंसर कितना होगा 400%। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बेसिस 469 प्लस 174 का स्क्वायर माइनस 469, ठीक है, माइनस क्या लिखा है 174 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, पहला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में आप देखोगे तो ए बी लिखा हुआ है। तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहां पे आप सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन क्या हो जाएगा तो ab। इसको फिर सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, अपॉन में ab, यहां से a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कैंसल, ऊपर आपको मिलेगा 4ab और अपॉन में आपको मिलेगा ab, ab और ab कैंसल, कितना मिल गया 4। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा दो चीजें आप लोग को क्लियर करना है कि यदि ये माइनस है, ठीक है, और नीचे में देखो a इंटू बी लिखा हुआ है, तो आंसर आपका कितना मिलेगा, ठीक 4 मिलेगा, और यदि नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो आंसर हमेशा आप लोग क्लियर रखना। ठीक है, कितना मिलेगा तो 2 मिलेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लिए। देखो अगला 73 है, तो ये पहले तो जो बार लगा हुआ है ना, इसका शाब्दिक अर्थ समझना। आपको वर्ड मास आता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये जो बार लगा है इसको विंकुलम बोलते हैं, और हमेशा वर्ड मास से पहले भी इसी को सॉल्व करते हैं। आप इतने को सॉल्व कर लो, ये 2.3 मिलेगा, मिल जाएगा। अब ये जब 2.3 मिलेगा 5.4 से माइनस कर दो, तो 5 से 2 माइनस होगा 3 लिखोगे, और 4 से 3 माइनस होगा आप 1 लिखोगे, 3.1 आ गया। देखिए इससे फिर हम लोग माइनस करेंगे तो 6 में 3 घटेगा 3, और 5 में 1 घटेगा, आप लिखोगे 4। ठीक, फिर से माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 लिखोगे आप। अब देखो 8 से 4 घटेगा 4 लिखेंगे, और 7 से 2 घटेगा 5 लिखेंगे, मतलब आंसर आप किसको लिख सकते हो 4.5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 4.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया जहां पे देखो केंद्रीय कोण की बात किया है। तो जब भी हम लोग पाई चार्ट पढ़ते हैं, पाई चार्ट हमेशा दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो प्रतिशतता के बेस पर जिसको 100% लेते हैं, दूसरा जो होता है वो केंद्रीय कोण पर होता है, जो वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है। तो यहीं से ये दोनों आपस में समान होते हैं, और 1% बराबर यदि हम लोग लिखें तो 360/100 डिग्री हो जाएगा। जबकि यहां पे देखो रॉयल्टी पर जो खर्च है वो 15% है, तो जब 15% की बात की गई है हम लोग 15% का निकाल सकते हैं, और यहां पे 15 गुणित क्या कर रहे हैं 360/100। जो जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 1 0 यहां से कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 18 बार, और 18 का तीसरा मल्टीपल होता है 54 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि ये जो 15% है वो 54 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से उसी ग्राफ को लेकर के है, यहाँ पे जो बोला गया क्वेश्चन आप लोग उसको क्लियर रखना। पुस्तक पर रॉयल्टी छपाई की लागत लिख दिया है, एक्चुअल में ये छपाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो प्रिंटिंग लागत।
और जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है, प्रिंटिंग लागत की जब बात आएगी, देखो से कम है करके लिखा है, तो आपको यहाँ पे प्रतिशत कमी की बात किया है। देखो कई लोगों ने क्या किया, तो ये जो क्वेश्चन था, यदि आप सही से पढ़ते हो तो पुस्तक पर रॉयल्टी 15% है, छपाई पर रॉयल्टी 20% है। अब कुछ लोगों ने किया क्या कि 20 से कितना कम है, 5 लगा दिया आंसर 5%। तो ये ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे प्रतिशत कमी की बात किया है, ठीक है। तो जब प्रतिशत कमी की बात किया है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि प्रतिशत कमी बराबर, सबसे पहला चीज तो आप देखो कितना कम, तो 5%, किससे कम है 20% से, और गुणित क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और 4 से आप इक्वेट करोगे तो कितना परसेंट होगा 25%, ठीक है। आप आंसर लिख सकते हो उसका कितना 25%, ठीक है। ये आपको नीचे मिल जाएगा, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहना, ठीक। यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन आपको मिलेगा 25%, ठीक है। आंसर लिख लेना। देखो अगला क्वेश्चन फिर से ग्राफ बेसिस रहा, जहां पे वो 2 कंपनियों को पूछा और उनका उत्पादन के बीच अधिकतम अंतर की बात किया। तो 2 कंपनियां हैं, एक एक्स और दूसरा क्या है वाई, ठीक। वाई को डॉटेड लाइन से, जबकि एक्स को स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया गया है। देखो यदि हम लोग 97 की बात करें तो 97 में उनके बीच का डिफरेंस 20 का है। यदि 98 की बात करें तो 98 में उनके बीच का डिफरेंस 21 का है। यदि हम लोग बात करें 99 की तो 99 में उनके बीच का डिफरेंस 21 का है। जबकि 2000 की बात करें तो ये कितने का है 50 का है, और पॉसिबिलिटी है कि यही यहाँ पे सर्वाधिक होगा, ठीक है। 2001 में आप देखेंगे 13 का है, जबकि इसमें आप देखेंगे ये कितने का है 11 का है। तो यदि हम लोग देखें वर्षवार तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा 2000। आप देखो इसको ट्रेस कर सकते हो, सर्वाधिक अंतर दिख रहा है, तो आंसर आपका 50 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ई ए का पुत्र है, ठीक, तो आप इसको बना सकते हो कि ई जो है वो किसका पुत्र है जी, ए का। फिर लिखा डी बी का पुत्र है, तो अभी डी और बी के बारे में नहीं पता। हाँ, ई का विवाह सी से हुआ है, तो जब ई का विवाह सी से हुआ है तो ई मेल है तो सी फीमेल हो जाएगी। अब सी बी की पुत्री है दिया गया, तो सी बी की पुत्री है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। और डी जो है वो बी का पुत्र है, मतलब सी का क्या होगा भाई होगा। अब इस केस में क्या बोला गया, डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो जिससे बोला जाता है उसी से हम लोग इसको रिलेट करते हैं। तो इसकी पत्नी का भाई, अर्थात कि ये क्या हो जाएगा, तो वहां पे आप लिख सकते हो साला। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक। वैसे देखो आज बुधवार है, ठीक, 96 दिन बाद, तो पहले तो ऑड डेज निकाल लेते हैं। तो ऑड डेज यदि हम लोग निकालेंगे, 96 को 7 से भाग देते हैं, तो 96 को 7 से भाग देंगे 13 बार, और 13 सत्ते क्या होता है 91। ऑड डेज कितना मिल गया 5। देखो बुधवार का कितना होता है 3 होता है, तो 3 और 5 को आप जोड़ दो, 3 और 5 कितना हो गया जी 8, ठीक है, आप लिख सकते हो। अब 8 जो होगा यहां पे जब आप इसको क्लियर करोगे तो 8 किसका कोड होता है, फिर से 7 से भाग देंगे, एक ऑड डेज बचा, और इसीलिए आप जब आंसर करोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं सोमवार, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी ग्राफ को लेकर के रहा, और यहां पे क्या पूछा गया कि 2000 में, ठीक है, कंपनी वाई का उत्पादन, तो वाई का उत्पादन देखो कितना है 128। उसी वर्ष में कंपनी एक्स के उत्पादन, तो एक्स का उत्पादन कितना है, आप लिख सकते हो 78। देखो एक्स के उत्पादन के बाद का लिखा हुआ है। अब जब प्रतिशत की बात आएगी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 178, नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी 128 नीचे 78, और इनटू क्या हो जाएगा 100, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इसको हम लोग यदि इक्वेट करते हैं तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे 78, और ये जो आप देख रहे हो पहले तो एक बार में जाएगा, ठीक, और एक के बाद जब आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा ध्यान देना, ठीक है। लगभग निकाल लेते हैं, ये 78 है, एक बार 78, यहाँ पे बच कितना गया 50, दशमलव ले आए, ठीक, 0 हो गया, मतलब 6 बार लगभग जाएगा। तो आंसर जो मिलेगा ये 164, यहाँ पे 100 भी है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 164 समथिंग कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से वही ग्राफ दिया गया, तो यहाँ पे पहला चीज तो ये कि आप लोग को ये क्लियर करना है कि सबके सब 1000 में आपको दिए गए हैं। तो एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले इनको आपस में जोड़ दें, ठीक है, इनको ध्यान देंगे, इनको आपस में हम लोग जोड़ दें, और जोड़ने के पश्चात इनका जो योग होगा कितना होगा हम लोग उसको लिख लें। देखो मैं जिनको सर्कल किया हूं वो सब y वाले हैं, और जिनको मैंने सर्कल नहीं किया है वो कौन से वाले हैं, तो x वाले हैं। अब जब आप उनको जोड़ोगे, ठीक है, आपको उनका एक योग मिल जाएगा।
वैसे दोनों का योग जब मिलेगा तो आप देखना कि जो अधिक होगा आप उससे क्या करो, कम को माइनस कर दो, और इस प्रकार दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा होगा 26,000। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ 139, 120, 100, ठीक है, 128, 107 और 148, ये y का है। वहीं यदि x की बात करें तो 119, 99, 141, ठीक है, 78, 120, ठीक है, और एक हो जाएगा 159, ये ऐसा हो जाएगा। आप चाहो तो 1 by 1 कंपेयर करके भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ भूरा नीला है। तो जब आप एक ग्राफ बनाते हो तो ये सपोज भूरा हो गया, कुछ क्या है बोला गया, नीला। अब उसके बाद देखिए फिर क्या बोला, सभी नीला काला है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा बना लेते हैं, और इसी में बोला कि कुछ काला क्या है, पीला है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यदि हम लोग पहले स्टेटमेंट की बात करें, कुछ भूरा काला है, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, दूसरा कुछ पीला काला नहीं है, तो कुछ पीला काला नहीं है, इसको असत्य लेना चाहिए। ठीक है, यह असत्य होगा। कुछ लोगों का आंसर ये भी रहा कि यदि कुछ काला पीला है तो कुछ पीला काला नहीं है, यह भी बोला जा सकता है। बाकी यदि देखा जाए तो न्याय निगमन के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को आंसर लेना चाहिए किसको, ठीक, तो निष्कर्ष एक हो। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, पहला निष्कर्ष एक या पहला जो है अनुकरणीय है, मतलब सत्य है। ठीक है, दूसरे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे नहीं के बारे में बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोल्डिंग अनफोल्डिंग से क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे कि इस प्रकार की आकृति प्राप्त करने के लिए कौन सा फोल्डिंग जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो यदि हम लोग विकल्प डी की बात करें, ये इमेजिनेशन है, आप लोग क्लियर रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ठीक, ये इस पे फोल्ड है, तो जब इसको हम लोग ओपन करेंगे, क्लियर रखिएगा, ठीक, तो ये पहला लेयर हो जाएगा, और यही जो अंदर वाला भाग है ये पलटने के बाद क्या होगा, तो ये हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा, इसको क्लियर रखिएगा। ठीक है, और यही आकृति जो मैं रेड कलर से आप लोग को दिखा रहा हूं वो इसमें दिया गया है। ठीक, मतलब इसको जब हमने फोल्ड किया तो ये आंतरिक भाग यहाँ पे बदल करके कुछ ऐसा मिल गया। तो यही दोनों आकृतियां हम लोग को मिलेंगे, तो इसका विकल्प होना चाहिए डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये दिए गए आकृति के वर्गों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपको अभी मैट्रिक्स दिया 4x4 का है, तो 4x4 होने के कारण पहले आप 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे और 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1। इक्वेट करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा कितना, 30। ठीक है, आप आंसर ले सकते हो कितना, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो डाइस से था, पासा से था। तो जब हम लोग ओपन डाइस की बात करते हैं हमेशा अल्टरनेट हम लोग यूज करते हैं। तो 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। 1 और क्या हो जाएगा जी, तो आप 4 लिख सकते हो। देखो 2 और क्या होगा, 6, तो आप यहाँ पे 2 और 6 को भी बता सकते हो। और बचा क्या, तो ये जो अल्टरनेट फिर से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 का जो होगा विपरीत। ठीक, आप बता सकते हैं कितना होगा, 5। ठीक है, तो 5 बिंदु का पूछा है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखेंगे तो ये किसी घन के 3 सतहों को नीला रंग से रंगा जाता है। तो जैसे आपके पास एक घन होगा, ठीक है, क्लियर करके रखिएगा। इस घन के 3 सतह को हम लोग क्या करते हैं, तो नीले रंग से रंग देते हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया, तत्पश्चात घन को 4 समान आकार के घनाभ में काट दिया जाता है। तो ये हम लोग का सपोज 2 हो गया, और यहां से 1 हम लोग काट दिए, ये कितने हो गए, 4। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर क्या लिखा, देखो सभी आकार के घनाभ में काटा जाता है। ठीक है, तथा सभी घनाभ के अन्य सतहों को जो नीला नहीं है गुलाबी रंग से पोतकर पूर्व की भांति 4 बराबर आकार के घनाभ में काटा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों सतह तो क्या है, ठीक है, नीले हैं। अंदर की ओर बात करें और काटने के पश्चात बात करें तो जो रंगहीन होंगे उन सभी को क्या किया जाएगा, तो गुलाबी रंग से रंग दिया जाएगा, और उसके बाद फिर इसको काटा जा रहा है। और अब जैसे आप लोग काटोगे तो देखो 3 सतह इस वाले घन के बस क्या है,
ठीक, अभी भी नीले रंग के हैं। तो जब ये 4 भागों में कटेगा, अब फिर से इसको इस प्रकार से काटोगे, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा कट जाएगा। तो यहां पे केवल और केवल एक ही ये घन बनेगा या घनाभ बचेगा जिसके 3 सतहों पे कौन सा रंग होगा, नीला। जिसको पूछा है ऐसे कितने घनाभ होंगे जिनके 3 सतह नीले रंग के होंगे। आंसर क्या होना चाहिए उसका, 1। ठीक है, एक बार आप सोच करके देखिएगा आंसर क्या रहेगा, 1 लिख सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो देखो आपको जो अभी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, तो ये जो क्वेश्चन रहा फिर से ओपन डाइस का है, आप उसको क्या करो, क्लोज करो। तो जैसे यहां पे आप देख पाएंगे ए के विपरीत सी होगा, मतलब दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जिसमें ए और सी एक साथ दिख रहे हैं। ई और डी की बात करेंगे तो ई और डी एक साथ कभी नहीं दिखेंगे, तो ई और डी दिया नहीं गया। बी और यदि हम लोग बात करें इन चारों छोटे छोटे टुकड़ों की, तो चारे छोटे छोटे टुकड़ों की यदि हम लोग बात करें वो दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन बचता है ए, लेकिन इनको भी यदि आप देखोगे तो इसके साथ में ये फिट होना चाहिए, लेकिन यहां पे यदि आप देखोगे तो इसके साथ में देखो ट्रायंगल फिट है, ठीक है, इसके साथ में इक्वल टू फिट है। तो यहां पे आंसर हो सकता है आपका लिया जाए कौन सा, डी, या फिर हो भी सकता है कि आपको आंसर क्या दिखे, ए दिखे। बाकी मोर पॉसिबिलिटी है कि यहां पे आप आंसर देखोगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब इनको हम लोग फोल्ड करेंगे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यही दोनों फेस एक दूसरे के अगल बगल पे आने चाहिए, ठीक है, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, डी। बस बाकी हो सकता है कि आपका आंसर क्या ले लिया जाए, तो ए ले लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे इनका ट्रांसलेशन, ठीक है, त्रुटियां हैं। इंग्लिश में देखोगे तो देखो हु इज करके लिखा हुआ है, मतलब हु का संबंध किससे होता है, टी का। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो तथा लिखा हुआ है, और तथा का संबंध किससे होता है, तो पहले व्यक्ति का पी का। ठीक, तो इन दोनों चीजों को क्लियर रखना। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एक संबंध जो का बनता है और एक किसका बनता है, और का। तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है और हिंदी में और लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन क्या हो जाए, आपका डिलीट हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार अपने से आंसर क्लियर कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगला फिर से हम लोग यदि देखें तो एक 88 का जो क्वेश्चन है, यहां पे इसको कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। ये आपको बोला गया कि 5x5 का एक क्या है, क्यूब है। ये ऐसा कुछ है, ठीक है, 5x5 का 125 घन। अब देखो इसमें लिखा गया कि 1x1x1 का आकार का घन का एक परत 5x5x5 के आकार के घन पर चढ़ाया जाता है। तो नया घन बनने के लिए 1x1x1 की कितनी घनों की आवश्यकता होगी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सभी तरफ वो बोलना चाह रहा है कि आप 1x1x1 का क्या लगाओ, ठीक है, परत लगा दो। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको समझना, ये 5 है, ठीक है, इस 5 पे एक परत और आ जाएगा यदि आप इसको इमेजिन कर पाते हैं तो, ठीक है, नीचे की ओर भी एक परत और आ जाएगा। मतलब यदि हम लोग टोटल देखें तो यहां पे जो घन हम लोग को मिलेंगे, ठीक है, एक एक परत और ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक, आप कुछ इस प्रकार से इनका डायग्राम देखोगे तो ये जो परत आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियर रखिएगा, एक एक परत और मिलने के कारण यदि हम लोग बात करें इस क्यूब का, तो ये क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा 5x5 से, ठीक है, 7x7x7 में। ठीक, मतलब आगे भी एक परत, पीछे भी एक परत, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ एक एक परत मिलेगा। तो 5 से क्या क्या हो जाएगा, वो इस तरफ भी 7, इधर भी आप देखेंगे 7 और अंदर भी देखेंगे तो 7। तो आपका यही घन कन्वर्ट हो जाएगा 7x7x7 में, जो कि कितना होता है 343। एक बार अच्छे से सोच करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको आंसर मिलना चाहिए इसका कितना, 343। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, इसको क्लियर रखना,
इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट की बात किया गया, तो पहले बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी की हम लोग बात करें तो ये सभी एरिया उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं सबको आर लिख ले रहा हूं, बी यूनियन सी की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो कॉम्प्लीमेंट लगा है मतलब इतने भागों को आपको छोड़ देना है जो यूनियन में शामिल हो रहे थे। तो अब बचा क्या देखिए, तो 3x + 1 और कौन सा 2x - 1। अब a के साथ उसी का यूनियन दे दिया, तो a के साथ यूनियन दे दिया मतलब आपके ये दोनों भाग उसमें शामिल हो गए, 3x + 1 और प्लस कितना 2x - 1, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पे क्या हो जाएगा जी, 5x + 1 - 1 कैंसिल और ये आपका 20 आ गया, तो x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इसको 4। ठीक, तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट वगैरह देखोगे, इनवर्स वगैरह आप देखोगे, तो जो शामिल नहीं होते उनको उसमें रखते हैं। अगला बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है कि जो बी और सी में कॉमन हो। तो देखिए कौन सा कॉमन है, आप यहां से देख सकते हो ये वाला भाग बी और सी में कॉमन है, मतलब यदि मैं लिखूं तो 3x - 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2x। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो ये हम लोग को मिल जाएगा 5x - 1, x की वैल्यू 4, तो 5 चौक 20 - 1 और ये आपको कितना मिल गया 19। आपका आंसर होना चाहिए इसका बी। ठीक है, कितना 19। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। ठीक, अगला फिर से वही 90 वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप ट्रांसलेशन त्रुटियों के कारण फिर से नहीं बना पाएंगे। यहां पे जैसे आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसको क्लियर रखना, उनमें से सिर्फ 3 व्यक्ति एस और पी के बीच जन्म लिए हैं और उस महीने में जन्म लिए हैं जिसके विषम दिन हो। ठीक है, किंतु अक्टूबर में नहीं। लेकिन वही स्टेटमेंट आपको इधर नहीं मिलेगा। ठीक, आपको यहां पे जैसे आप देखोगे तो क्या लिखा गया, पढ़ना। ठीक है, एट द सेम ईयर ओनली 3 persons are born in the month which month have odd number of days but not in October। तो जो डेटा एस और पी के बीच दिया गया है उसमें तो कुछ इसमें हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए दोनों क्वेश्चनों में फिर से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल इनइक्वालिटी का है, असमानता की जांच। ठीक है, तो इसमें जैसे आप लोग देखोगे, देखो पहले L लेस देन क्या लिखा है C, तो जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो पहले तो L और C तक हम लोग देखेंगे, और L और C तक यदि हम लोग देखें तो देखो C बीच में कौन कौन सा साइन है, तो इक्वल्स टू और ग्रेटर। यदि आप यहाँ पे इनमें प्रायोरिटी लेते हैं तो ग्रेटर का मिलेगा, मतलब C जब बड़ा होगा L से तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं L छोटा होगा C से। पहला क्या हो गया, सत्य हो गया। वहीं यदि दूसरे की बात की जाए तो U और W है, तो आप पहले W को लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन और क्या है U। यदि हम लोग इन दोनों साइंस में प्योरिटी देखें तो ग्रेटर देन का होता है, और यहाँ पे W बड़ा है U से, तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि U छोटा या बराबर होगा W के, क्योंकि आप कंफर्म्ड हो कि U छोटा है किससे, W से। तो दूसरा अनुकरणीय नहीं होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर जो हम लोग लेंगे वो कौन सा होगा, निष्कर्ष 1 अनुकरणीय है। ठीक है, विकल्प हो जाएगा इसका A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो ये एक डाइस से रिलेटेड था, जहां पे H के विपरीत पूछा गया। देखिए एक सतह जब समान होता है तो उसी सतह से हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, तो एक के बाद H और H के बाद परसेंटेज। यहाँ पे आप फिर से रोटेशन लोगे, एक के बाद @ और ये क्या है, स्मॉल h। आपको कैपिटल H का पूछा है, आंसर हो जाएगा A। ठीक है, @ आप इसका आंसर ले सकते हैं। वहीं यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेन आरेख से था। आरेख में आपको बोला पहले कि आप खिलाड़ी की पहचान कीजिए जो डॉक्टर तो है लेकिन एक कलाकार नहीं है। अब कलाकार नहीं है मतलब इतना कुछ आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब वो खिलाड़ी भी होना चाहिए साथ ही डॉक्टर, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। आप लिख सकते हैं ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, आगे जैसे आप देखोगे तो ये, तो देखिए ये जो आकृति अनुक्रम है, ठीक, ये कुछ क्लियर नहीं था कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन यदि आप देखेंगे तो यहाँ भी देखो 4 गोले दिख रहे हैं। ठीक है, वृत्त दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 आपको क्या दिख रहा है, तो 4 भुजाएं दिख रही हैं। पॉसिबिलिटी होगी कि अगला जो आंसर होगा वहां भी आपको ये क्या मिले, तो 4 भुजाएं मिले। ठीक है, तो आंसर हो सकता है आपका क्या रहे, ए रहे। बाकी इसका आप आंसर जो है जब व्यापन द्वारा आंसर जारी किया जाएगा एक बार आप मिलान करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हीट एंड ट्रायल से आप बना सकते हैं। आपको क्या बोला, तो 2 शहर ए से बी तक 2 बस टिकट तथा शहर ए से सी तक 3 बस टिकट। यदि ए से बी तक का हम लोग x मानते हैं, ठीक है, सॉरी 2 है, x मान लेते हैं, तो यहां पे आपको जो मिलेगा इक्वेशन, सबसे पहले ये 2x हो जाएगा प्लस कितना दिया जी 3y, ये इक्वल्स टू कितना है 77। अब उसी को उसने चेंज कर दिया, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस देखो a से b तक का 2y है और इक्वल्स टू इसका कितना पड़ रहा है 73। तो शहर a से शहर b और शहर और c का टिकट का मूल्य होगा, मतलब x और y का आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 चीजें हो सकती हैं, दोनों को आप ठीक या तो एलिमिनेट करो या फिर सिंपल सा आप समझो, दोनों को जोड़ करके देख लो। दोनों को जोड़ेंगे, ये 5x हो जाएगा, ये 5y और इक्वल्स टू यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो क्या मिल जाएगा जी यहाँ पे 150। तो यदि मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 30 हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जब 30 होगा तो देखिए या तो b होगा या फिर क्या होगा d होगा, लिख सकते हैं आप। इनके वैल्यूज आप पुट करके देख सकते हो कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर आपका आना चाहिए कौन सा b। और भी जैसे मेथड्स होते हैं कि ऊपर में आप 3 का गुना कर दिए, नीचे आप 2 का गुना कर दिए, तो ऊपर 3 का गुना करोगे 6x प्लस 9y और इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 और ये कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, लिख सकते हैं। नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x प्लस 4y और इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 146। यहां से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, x x कैंसिल, 9 में 4 घटेगा 5। अब यहां से इसको हम लोग इक्वेट कर, ये आपको मिल जाएगा 85, ठीक, और y की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे ये कितना हो जाएगा 17। तो देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी आप ले सकते हैं। वहीं यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया कि इसमें लिखा विषम अंकों में 1 जोड़ा जाए। तो हम लोग जब छोटी बड़ी की बात करते हैं तो पहले तो इसी में लिख लेते हैं, विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो 3 4 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, ठीक है, और 9 कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं। सम अंक से 2 घटाया जाए तो देखो ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला गया कौन सा अंक सबसे छोटा होगा, तो जो 0 वाला है वही सबसे क्या होगा, छोटा होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 285, ठीक। यहाँ पे कई लोग आंसर 176 लेके चल रहे हैं, बाकी क्लियर रखना आंसर क्या होगा 285, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो पत्थर का 25.5% चट्टान है। यहाँ पे यदि आप समझते हो तो 25.5% जो लिखा हुआ है वो भी कुछ के केस में आएगा। तो पत्थर का कुछ क्या है जी, यहाँ पे आप लिख सकते हो चट्टान है, कोई भी चट्टान रेत नहीं है बोला तो यहाँ पे आप रेत नहीं है के लिए लिख सकते हो। अब देखो सिर्फ रेत ही ईंट है बोला, तो सिर्फ रेत ही ईंट है का मतलब होता है कि जो भी रेत होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ईंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेत को ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ईंट पढ़ रहे हैं। अगला लिखा कोई भी पत्थर चट्टान नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। कुछ पत्थर रेत हैं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 क्या होगा, अनुकरणीय है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आप देखोगे तो अमन अनया दानिश और नेरो को किसी तरह से सरल रेखा में खड़ा किया जा सकता है, ठीक है, जिनमें दानिश अमन और अनया के बीच में और नेरो क्या है, ठीक है, बीच में नहीं है। तो टोटल तो 4 लोग हैं। अब देखो यहां पे यदि नेरो होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अमन होगा, ये दानिश का स्थान हो जाएगा और ये कौन, तो अनिया का, ठीक है। वैसे ये अनिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, अमन, ये 2 स्थान हो गए। और यदि हम लोग देखें तो नेरो को हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो नेरो जब इस तरफ आएगा तो फिर से जो इनके स्थान बनेंगे, ठीक है, नेरो को बोला गया उनके बीच में नहीं है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे अनिया को बिठा सकते हैं। ये किसका रहेगा, तो दानिश का, और ये किसका, अमन का, ठीक है। इसी को आप फिर से इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये अनिया और ये क्या हो जाएगा, अमन। तो इस प्रकार से इनके 4 स्थान मिल रहे हैं कि 4 अलग अलग तरीके से इनको बिठा सकते हैं, जिसमें दानिश अमन और अनिया के बीच में होगा, जबकि नेरो जो होगा वो अमन और अनिया के बीच में नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा। वहीं यदि हम लोग अगला देखें 100, तो 100 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं APR X S और Z एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक, S और Z जो है वो केंद्र में है। तो टोटल पहले तो 6 व्यक्ति हैं, हम लोग 6 स्थान बना लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे ये S हो सकता है, ये Z होगा, ठीक, और एक और क्या लिख सकते हो आप, तो ये Z होगा तो ये S होगा, लिख सकते हैं। A और P पंक्ति के अंत में बैठे हैं,
तो ए और पी पंक्ति के अंत में बैठे हैं तो आप उनके लिए लिख सकते हो। इस तरफ दायां भाग होगा और इस तरफ बायां भाग होगा। देखो आर ए के बाईं ओर बैठा है लिखा, तो यदि हम लोग ए को ठीक इस तरफ बिठाते हैं तो उसका कोई बायां ठीक और नहीं बनेगा, तो इधर ए फिक्स हो जाएगा और यहां पे यदि हम लोग लिखें तो पी फिक्स हो जाएगा। आर को बोला गया कि वो ए के बाएं ओर बैठा है तो ये आर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम लोग देखें तो ये दोनों तो इंटरचेंज हो सकते हैं। अब बचा कौन जी वहां पे, तो एक्स, तो यहां पे आप एक्स लिखोगे और इस प्रकार पी के दाएं कौन बैठा है तो ये कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चनों का आंसर जो है ठीक ट्रांसलेशन त्रुटियों के कारण नहीं दिया जा रहा है। ठीक, जो केवल और केवल किस पर डिपेंडेंट होंगे, तो व्यापम के जो द्वारा दिए गए मॉडल आंसर पर। ठीक है, आप इन प्रश्नों का देखिए, अपना मिलान करिए और इसके उपरांत भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।